अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के नेट वन 2024 जो कि 2024 के लिए नस्ट का नेट वन हो रहा है अभी दिसंबर की के अंदर 10 तारीख तक के जितने पेपर्स हुए सबको आज बैठ के हम सॉल्व कर रहे होंगे। 9 दिसंबर 10 दिसंबर को जो भी पेपर्स हुए हमारे पास आज की क्लास में तमाम मैथ्स के पोर्शन को और तमाम के तमाम जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं, मैं क्वेश्चन को क्लियरली लिख देता हूं। आपको एक इक्वेशन गिवन है x प्लस का 2y इक्वल टू 5 और आपको एक दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस का 4y 2x प्लस का 4y इक्वल टू 10। एग्जामिनर कहता है कि भाई इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिनाइट होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखिएगा आपको तीन बेसिक प्रॉपर्टीज इक्वेशंस के बारे में मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर वन कि अगर कभी भी आप दो इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करो तो भाई इक्वेशंस के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बहुत मशहूर प्रॉपर्टी होती है। आइए जरा इस प्रॉपर्टी को पहले समझ लेते हैं। लेट सपोज ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि नस्ट के अंदर अभी रिसेंटली मैंने देखा था काफी सारे पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए थे। सॉल्यूशन वाले के ट्रिपल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आइए जरा सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, आपके पास पहली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अगर आपको दो इक्वेशंस ऐसी गिवन हो जिनके अंदर हमारे पास x वाली टर्म्स सिमिलर हो, यानी कि x के कोफिशिएंट्स क्या हो, सेम हो, सेम x की टर्म्स हो, मगर उनके कांस्टेंट वैल्यूज कैसी हो, उनकी कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट हो, उनकी कांस्टेंट वैल्यूज कैसी हो, कांस्टेंट्स उनके डिफरेंट हो, तो इस सिनेरियो के अंदर हमेशा हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इस सिनेरियो के अंदर हमेशा हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। सही है ना भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज आपके पास दो इक्वेशंस ऐसे हैं कि 3x प्लस का 4 बराबर है किसके, 3x प्लस के 5 के। तो देखो ये दो इक्वेशंस आपस में जो बराबर हैं इनके अंदर इनके कांस्टेंट वैल्यूज कैसी हैं, डिफरेंट हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, सिमिलर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा भैया, अगर वन सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, यानी कि अगर आपको वन सॉल्यूशन अचीव करना है तो वन सॉल्यूशन कब मिल रहा होगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। भाई देखो, आपके पास दो ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशंस हो जिनके x के कोफिशिएंट भी डिफरेंट आ जाएं, यानी कि x से कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, कांस्टेंट तो वैसे ही डिफरेंट थे, x से कोफिशिएंट भी डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई अगर हमारे x के कोफिशिएंट भी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, हमारा x भी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट x की टर्म्स हो जाए। लेट सपोज इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि ax प्लस का b अगर बराबर है किसके, ये बराबर है सी एक्स प्लस के डी के। तो देखो अब की बारी के अंदर आपके पास जो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स हैं ये भी आपस में क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट एक्स की टर्म्स आ रही हैं। ए और सी आपस में बराबर नहीं है, ए और सी आपस में बराबर नहीं है। लेट सपोज इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं एक इक्वेशन है 3x प्लस का 4, ये बराबर है किसके, 2x प्लस के 7 के। तो इस इक्वेशन में गौर से देखो तमाम वैल्यूज डिफरेंट है, आपके एक्स के कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, कांस्टेंट तो आपका वैसे ही डिफरेंट है। तो पहली वाली कंडीशन क्या थी कि नो सॉल्यूशन आपको कब मिलता है दो इक्वेशंस के ऊपर, नो सॉल्यूशन उस सूरत में मिलता है कि अगर x की टर्म सिमिलर हो, x की टर्म सिमिलर हो, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास दो इक्वेशंस है ax प्लस का b और ax प्लस का d। यानी कि देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि एटलीस्ट आपकी x वाली टर्म सिमिलर थी, कांस्टेंट आपका डिफरेंट था, तो इस सूरत में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। वाइल वन सॉल्यूशन कब मिलता है आपको, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन उस वक्त अचीव होता है कि जब आपकी x का कोफिशिएंट और आपके सिंपल तरीके से कांस्टेंट दोनों ही डिफरेंट आ रहे हो, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इनफिनाइट सॉल्यूशन हमें कब अचीव होता है, ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि भाई इन्फिनिटी का सॉल्यूशन कब हमें मिलता है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई अगर मेरे पास ऐसी पर्टिकुलर टर्म हो कि जिसके अंदर एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर कंप्लीट वैल्यूज आपस में बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस का बी बराबर आ जाए किसके, ए एक्स प्लस के बी के, यानी कि दोनों इक्वेशंस कंप्लीटली एक दूसरे के बराबर हो, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है, आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि आपकी x की वैल्यू और आपका कांस्टेंट दोनों के दोनों सेम हो, यानी कि दोनों इक्वेशंस के अंदर आपका x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या हो, सिमिलर हो, सेम हो, तो उस सूरत में हमेशा हमें क्या मिलेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 3x प्लस का 4 अगर बराबर है किसके, 3x प्लस के 4 के, तो इस सूरत में देखो आपके x का कोफिशिएंट भी सिमिलर है और आपके कांस्टेंट वैल्यू भी सिमिलर है। तो जल्दी से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूं, देखो ये चीज आजकल पेपर में बहुत नस्ट वाले पूछ रहे हैं, फास्ट वाले बहुत पूछते हैं, एनईटी वाले बहुत पूछते हैं, तो इसको पहले समझ लो कि देखो नो सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर दो
इक्वेशंस गिवन है, आप दोनों को आपस में बराबर करते हो उस सूरत के अंदर कि देखो आपके पास दोनों इक्वेशंस के अंदर x का कोफिशिएंट सिर्फ सिमिलर है, कांस्टेंट डिफरेंट है, उस सूरत में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कब मिलता है? जब x की वैल्यू भी डिफरेंट हो दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो वन सॉल्यूशन है। इनफिनाइट सॉल्यूशन उस सूरत में मिलता है जब x और कांस्टेंट दोनों सिमिलर होंगे, तो उस सूरत में आपको इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलता है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसमें एग्जामिनर पूछा था कि क्या सिनेरियो बैठ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं तो मुझे इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू 5 2 10। और यहां पे देखो पहले से क्या था? 2x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ये देखो जब मैंने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या हो गई? बिल्कुल सिमिलर हो गई, यानी कि x का कोफिशिएंट भी बिल्कुल सिमिलर है और कांस्टेंट भी सिमिलर बन गया। x का कोफिशिएंट भी सिमिलर है और कांस्टेंट भी सिमिलर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के सेट का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। तो पहले वाले इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी या इनफाइनाइट कह लीजिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, नीचे मैंने इस क्वेश्चन को तरीके से लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन वहां पे भी कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे फिलहाल बता देता हूँ कि बेटा वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर टेट्राहेड्रॉन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? अगर तो सिंपल फॉर्मूला एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हो तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 1 डिवाइडेड बाय 6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास आ गया सिंपल। आप इसको एबीसी कह लो, यूवीएम कह लो, कुछ भी कह लो। भाई ये क्या चीज लिखी है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है। आपको मालूम होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्दर जाके ओपन होता है 3 by 3 के मैट्रिक्स के अंदर। ये वेक्टर ए ओपन होगा A1 A2 A3 के अंदर, बी वेक्टर ओपन होगा B1 B2 B3 में, सी वेक्टर ओपन होगा C1 C2 C3 के अंदर। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल के अंदर, यहाँ पे सिंपल मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला इसका बता दिया, क्योंकि एक पेपर के अंदर ये सिंपल फॉर्मूले के तौर पे आया हुआ था और एक पेपर में प्रॉपर्ली अभी एक एमसीक्यूज के तौर पे आया हुआ है कि वहां पे इसका न्यूमेरिकल, इसका एमसीक्यूज गिवन था, उसको वहां पे भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो अगेन एक चीज, कुछ बच्चे बुरा बुरा मुंह बना रहे होंगे कि सर ये कैसे क्वेश्चन लिखे हैं सर, राइटिंग की समझ में नहीं आ रही। बेटा आपको एहसान मंद होना चाहिए, जिस बच्चे ने भी अपना पेपर शेयर किया उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देने जाते हो तो पेपर आपको बाहर ले जाने की इजाजत नहीं मिलती। ये उस बच्चे का बड़ापन है कि उसने बाहर निकलने के बाद आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए उसने अलग से पेपर पूरा बैठ के लिखा कि उसके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये बहुत एक अच्छा बच्चा है। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वो तमाम स्टूडेंट इस वीडियो से फायदा हासिल करें। बेटा जब आप नस का नेट का एग्जाम देकर आओ, फास्ट का एग्जाम देकर आओ, तो लाजमी तौर के ऊपर पेपर आके शेयर करो, ताकि आने वाले बच्चों के लिए फायदा हो सके, जैसे पिछले बच्चों ने आपके लिए फायदा किया था। अगर आप मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव को देखो तो उसके अंदर मैंने 2018 से लेके आज तक के जितने नस्ट के एग्जाम्स हुए सारे पेपर्स डाले हुए हैं। वो कैसे मिले थे बेटा? वो जितने बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे वो आके हमसे शेयर करते रहे थे। अच्छा बहरहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नस्ट के अंदर कॉनिक सेक्शन इज दी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन बेसिकली दुनिया के अंदर वो लाइन होती है जो किसी भी कॉनिक को जस्ट टच करते हुए जा रही है, तो उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। सर्कल के केस के अंदर देखो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, टेंजेंट लाइन आ गई। अच्छा, टेंजेंट लाइन देखो जिस पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल से कांटेक्ट होगी ना, उस पॉइंट को दो तरीकों से कहा जाता है। या तो उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर उसको टेंजेंट पॉइंट भी कह रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही है ना? अच्छा एक चीज तो ये हमने सीख ली। अब देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू बताओ। यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें इस टेंजेंट लाइन की लेंथ को फाइंड करना है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है ना, इस टेंजेंट लाइन की लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा देता हूं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। आगे क्या होता है? आगे होता है माइनस का 2gx माइनस का 2f5 प्लस का c। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। बच्चे ने ऑल्दो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन और पॉइंट नहीं लिखा हुआ, बट फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपको सर्कल के ऊपर पॉइंट गिवन था 1,2, तो बेटा ये 1,2 हम क्या कह देंगे? ये जो पॉइंट ऑन दी सर्कल होगा इसको x1 y1 कह दिया जाएगा, और जो सर्कल की इक्वेशन होगी वहां से आप सिंपल g और f को निकाल लोगे। आपने कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों चीजों को प्लॉट करोगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। मेरी जो नस्ट की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने तमाम चैप्टर्स को, तमाम टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाया हुआ है। आज भी आप जाके यूट्यूब पे देखोगे आपको कोई और बंदा नहीं मिलेगा जिसने कंप्लीटली नस्ट की प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो आपको सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चंस वहां से इजीली मिल सकते हैं। सही है ना? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, तुम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो? नॉर्मल सी बात है, दो खाली कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? टू। कैसे? कि भाई लेट सपोज एक टेंजेंट ये रहा,
एक टेंजेंट हमारे पास ये रहा, यहाँ पे बन रहा होगा, यानी कि दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन वैसे आते हैं। लेट सपोज सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि लेट सपोज अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने भी देखा था रिसेंटली, पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ था, लास्ट ईयर भी बहुत आया था, इस साल भी बहुत आ सकता है, क्योंकि ये नस्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। एग्जामिनर कहता है कि लेट सपोज अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बताओ कितने टेंजेंट आउटसाइड से बन सकते हैं एक्सटर्नली। तो याद रखिएगा तीन कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। कैसे? आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि भाई देखो, एक टेंजेंट तो ये फॉर्म हो गया, दोनों पे फॉर्म हो रहा है, एक टेंजेंट ये फॉर्म हो गया, और एक टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो गया। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो आपके कोने को जस्ट टच करते हुए जा रही होती है। तो अगर दो सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं तो तीन टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और था इसके अंदर कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल में इंटरनली फॉर्म हुआ हुआ है तो बताओ कितने टेंजेंट कॉमन टेंजेंट्स होंगे। अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई देखो, एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल में बना हुआ है तो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। इस केस में कितने टेंजेंट होंगे बेटा? एक ही हमारे पास कॉमन टेंजेंट होगा, ये रहा वो, सही है ना? इसके अलावा कोई टेंजेंट फॉर्म ही नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था इसके अंदर कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, वो दूर दूर मौजूद है, तो उस सूरत में बताइए कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। ये क्वेश्चन भी नस्ट में बहुत पूछा हुआ है कि लेट सपोज अगर आपके पास दो सर्कल्स आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो उस सूरत में कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। उस सूरत में बेटा कॉमन आपके पास टेंजेंट्स जो आ रहे होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ चार आ रहे होंगे। अब आप सोच रहे हो सर चार कैसे आएंगे? देखो, एक टेंजेंट ये रहा, ये दोनों के ऊपर फॉर्म हो रहा है, एक टेंजेंट ये रहा, ये भी दोनों के ऊपर फॉर्म होगा। थोड़ा सा मिसलीड हो गया, तो सही कर देते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, सही है ना? ये कॉमन टेंजेंट होगा। ओके। और इसी तरीके से हमारे पास एक टेंजेंट जो आ रहा होगा वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट आ गया। तो चार कॉमन टेंजेंट होंगे अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? चार होंगे। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर एक और कॉन्सेप्ट था कि अगर एक सर्कल टोटली दूसरे के अंदर बना हुआ है। एक कॉन्सेप्ट और था, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है कि लेट सपोज अगर एक सर्कल टोटली दूसरे सर्कल के अंदर फॉर्म हुआ हुआ है, तब कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। इस सूरत में देखो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है? दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट फॉर्म हो रहे हो, तो इस सूरत में देखो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। तो इस सूरत में कॉमन टेंजेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। इस सूरत में कितने थे? चार थे। इस सूरत में कितने थे? एक थे। इस सूरत के अंदर कितने हैं? दो हैं। इस सूरत में कितने हैं? इस सूरत में भी तीन है। इस सूरत में कितने हैं हमारे पास? तीन है। सही है ना? तो ये बेसिक एमसीक्यूज हैं, अक्सर टेंजेंट रिलेटेड आ जाते हैं। खैर, इस पे मेरे पास करवाने वाली बहुत सारी चीजें, कंडीशनल टेंडेंसी भी होती है, चीजें भी होती हैं। अगेन नस की प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि सॉल्यूशन बताओ। अच्छा भाई, अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, 2x² प्लस का वाई स्क्वायर अगर बराबर आ रहा है 8 के, और दूसरी इक्वेशन उसने दी हुई थी कि एक्स वाई की वैल्यू अगर बराबर है 4 के, तो बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर पूछ ले जाते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर बेटा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सिंपल तरीके से आपको दो इक्वेशंस गिवन है स्क्वायर बेस फॉर्म के अंदर। आपने करना क्या है? आपने सब्स्टिट्यूट करवा दो भाई, पहली वाली दूसरी इक्वेशन में से वैल्यू निकालो, पहली इक्वेशन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा? यहां से अगर एक्स की वैल्यू में निकालता हूं तो ये बन जाएगा 4/y। इसको उठा के पहली इक्वेशन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर के अंदर जब एक्स की वैल्यू डालेंगे तो बन जाएगा 16/y स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। वैसे इसका आसान तरीका बताऊं क्या है? ये तो आपका लंबा टाइम ले लेगा, ये वाली चीज आपका लंबा टाइम लेगी। पहले बता दूं कि यहाँ पे एलसीएम भी लोगे, फिर आप काटम पीटी करोगे, फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। नस के अंदर देखो आपके 200 एमसीक्यूज है भाई, इसको अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो तो देखो काफी टाइम लग रहा है। तो इसका आसान तरीका पता है कि आसान तरीका ये है कि इसको हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व करो, क्योंकि देखो आपके पास टोटल 200 एमसीक्यूज हैं, 160 मिनट्स गिवन है। तो भाई आपके पास 1 मिनट भी नहीं गिवन एक एमसीक्यूज के लिए। तो इसको अगर लंबे मेथड से सॉल्व करोगे बेटा, वो घर पे बैठ के फनकारी कर लेना, आइंस्टाइन बन जाओगे लंबे मेथड के ऊपर। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द शॉर्टकट्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपने करना है क्या? हिडन ट्राई मेथड। कि देखो आपके ऑप्शंस क्या गिवन है, मुझे एक ऑप्शन गिवन है 2,2, दूसरा शायद मुझे लगता है कि आ रहा है हमारे पास -2,2। सही है ना? इस तरीके से जो भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं ना, आपने उन ऑप्शंस को ले लेना है। देखो, जो भी ऑप्शंस आपके गिवन है ना, आप क्या करो, बारी बारी दोनों इक्वेशन में वेरीफाई करके चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला ऑप्शन डालता हूँ -2,2, इस ऑप्शन में डालूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों तरफ की वैल्यूज प्रूव नहीं हो सकती। भाई सिंपल सी बात है, हिडन ट्राई मेथड क्या होता है? ऑप्शन के जरिए करेक्ट आंसर पे पहुंचना। तो इक्वेशन वाले कभी भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप इसके लिए हिडन ट्राई मेथड को यूटिलाइज कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं -2,2 देखता हूँ, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में डालूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2 × 2, जो कि किसके बराबर होगा? -4 के। -4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब प्रूव नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से अब मैं जाऊंगा -2 के ऊपर, इसके ऊपर चेक कर सकते हैं क्या इसके ऊपर हमारी चीज बन रही है नहीं बन रही। तो आपने हर एक के ऊपर जाके चेक करना है। अब देखो, अगर मैं इसको डाल के चेक करता हूँ तो क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से 4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अल्लाह भला करे, इधर भी हो जाएगा मेरे पास 4। तो ये क्या बन गया, 4 2 8, 8 प्लस का 4, 8 प्लस का 4 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 12 के। नहीं वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब कुछ और ऑप्शन होगा।
तो आपने बारी बारी ऑप्शंस को चेक करना है, जो भी ऑप्शंस गिवन होंगे उनको हम डाल के चेक करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा हम उसको लेके चल रहे होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इनको चेक करने के लिए। अदरवाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप फिलहाल के लिए उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो और बाद में आगे कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। याद रखिएगा, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपके पास 200 एमसीक्यूज है, किसी भी एमसीक्यूज के ऊपर आप विद इन 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा, उस पर लानत भेजनी है, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि यार इसके ऑप्शन अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो फिलहाल के लिए छोड़ दो, आगे चले जाओ, नेक्स्ट करके अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चले जाओ, बाद में आगे उस क्वेश्चन को भी टाइम दे लो, फिर लंबे मेथड सॉल्व करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो भाई मेरे शागिर्दों, मैं जब आपको फॉर्मुलाज पढ़ा रहा होता था अपने लेक्चर्स के अंदर, मैं कितनी बार कहता था कि फॉर्मुलाज करो, फॉर्मुलाज के अंदर मुफ्त के नंबर हैं। अब देखो मुफ्त के नंबर आए हुए हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मुला जिस बच्चे को नहीं आता कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो दो साइड्स गिवन और एक एंगल वाला फॉर्मूला है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का कौन सा होता है, देखो हाफ का हाफ ए बी। अगर ए और बी की साइड गिवन है तो एंगल कौन सा आएगा, जिस साइड की वैल्यू नहीं गिवन उसका एंगल आएगा। सी साइड नहीं गिवन तो साइन गामा होगा। या फिर अगर साइड बीसी है तो साइन अल्फा आएगा। अगर साइड एसी है, अगर साइड एसी है तो साइन बीटा आएगा। तो भैया देखो यहाँ पे कौन सा पहला ऑप्शन तो मुझे साफ दिख रहा है गलत है, क्योंकि हाफ बीसी साइन बीटा, बी की साइड भी गिवन है, बी का एंगल भी गिवन है, नहीं हो सकता पॉसिबल। हाफ एसी साइन बीटा ये करेक्ट है, क्योंकि भैया देखो ए और सी की साइड गिवन है और बी की साइड नहीं गिवन तो उसका एंगल आ रहा है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, अल्फा गिवन है, देखो साइड ए भी गिवन थी। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। देखो मैं आपसे कितनी बार कहता हूं बेटा, फॉर्मुलाज 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 याद रखो। कभी भी आप मुझसे कोई भी लेक्चर ले रहे हो, हमेशा याद रखिएगा उस लेक्चर को लिखने से पहले जब नोट डाउन कर रहे होते हो लेक्चर को, तो बेटा स्टार्टिंग के 4 से 5 पेजेस छोड़ दिया करो। कभी भी आप कोई भी मुझसे टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, किसी भी टीचर से कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखो कि उस चैप्टर को लिखने से पहले, अपने नोट डिजाइन करने से पहले 4 से 5 पेजेस छोड़ दो और उस चैप्टर के अंदर जितनी शॉर्टकट्स, जितने फॉर्मुलाज हमने डिस्कस किए उन फॉर्मुलाज को वहां पे लिखा करो। बेटा इस तरीके से आपकी ऐसी बेहतरीन फॉर्मुला शीट तैयार होगी जो रहती दुनिया तक आपके लिए कायम रहेगी, जो रहती दुनिया तक आपकी मदद करेगी। तो देखो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मुफ्त के नंबर्स होते हैं, तो इनके अंदर अगर आप मार्क्स गवा रहे हो तो कुछ नहीं फायदा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास ये आयोटा वाला क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 माइनस का आयोटा माइनस का 5 प्लस आयोटा माइनस का 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अच्छा इस क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी नस के 2-3 पेपर्स के अंदर आया हुआ है, तो मैंने देखा था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सबसे पहले तो देखो ये बाहर मॉडुलस का सिंबल है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं क्वेश्चन क्लियरली लिख देता हूँ। 1 माइनस का आयोटा, आगे कह रहा है माइनस का 5 प्लस का आयोटा, आगे कहता है माइनस का 2 माइनस का आयोटा, आगे कहता है माइनस का 2 माइनस का आयोटा, और उसके आगे कह रहा है माइनस का 1 प्लस का आयोटा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इट विल बी अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। ये लेंदी क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखो हर यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर, चाहे आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, लम्स में कर रहे हो, कॉमसेट में कर रहे हो, जीआई की आई पेआज एनईटी फास्ट किसी में भी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि होते तो इजी हैं मगर होते लेंदी हैं। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को फौरन सॉल्व करने के लिए लग गया तो हो सकता है आपके 2 मिनट निकल जाए सॉल्व करने में। अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है तो या तो आप अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस स्पीडिंग तेज करो, आप बार बार चीजों को सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस स्पीड तेज होगी। अदरवाइज आपके लिए सजेशन ये है कि फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आसान क्वेश्चंस को पहले कवर करो। हमेशा याद रखो स्टार्टिंग के 30 to 45 मिनट जो आपके होते हैं उसके अंदर आपने पूरे पेपर के अंदर सिर्फ आसान क्वेश्चंस को पिक करना होता है। ये स्ट्रेटेजी मैं बहुत दफा बताता हूं, दोबारा बता देता हूं कि स्टार्टिंग के जो आपके 30 to 45 मिनट्स हैं इसके अंदर सिर्फ आसान क्वेश्चन को कवर करना है। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आप विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आफ्टर 40 मिनट्स व्हेन यू विल रियलाइज कि यार मेरे चलो 50-60 नंबर तो कंफर्म हो गए, ये 50-60 नंबर जो मैंने 40-50 मिनट्स के अंदर किए हैं ये मेरे एटलीस्ट डन है, ये कंफर्म नंबर है मेरे। तो आपका प्रेशर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, फिर आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मूव करो। देखो हमेशा याद रखिएगा एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखो। एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑलवेज चूज दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो आपका सबसे स्ट्रांग है। अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग है मैथ्स पहले उठाओ, अगर आईक्यू स्ट्रांग है आईक्यू उठाओ, अगर इंग्लिश स्ट्रांग है इंग्लिश उठाओ, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है फिजिक्स उठाओ, अगर केमिस्ट्री कंप्यूटर स्ट्रांग है उसको उठाओ। बट खुदारा खुदारा जो पेपर में सेक्शन गिवन है उसके साथ स्टार्ट नहीं किया जाता। और पहली चीज क्या है, हमेशा आसान सेक्शन उठाओ। दूसरी चीज क्या है, उस आसान सेक्शन में से भी उस चीज को पहले सॉल्व करो जो आपको आती है। जहां लगता है मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपके 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा होगा, उसको लानत बेच के आगे बढ़ो। इस तरीके से पूरे पेपर के अंदर थ्रोली चलो। जो सेक्शन आसान था पहले वो कर लिया तो फिर दूसरे आसान सेक्शन पे जाओ जो आपको आसान लगता है, जिसकी आपकी तैयारी अच्छी है। इस तरीके से क्या होगा, आप प्रेशर गेन नहीं करोगे। याद रखिएगा बेटा, जब आप नस्ट के अंदर जाके पेपर दे रहे होगे ना, नस्ट की बिल्डिंग की खूबसूरती अलग है यार, नस्ट पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप प्रेशर फील नहीं करोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी जिंदगी के 12 साल आपके सामने नहीं आएंगे।
बिल्कुल आएंगे कि भाई मेरी ख्वाहिश है यहाँ पे पढ़ना, मैं एक अच्छी जगह पे जाना चाहता हूँ और नष्ट से बेहतर कोई जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रेशर बच्चा गेन करता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपने हमेशा ख्याल रखना है। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर छोटी छोटी बातें हमेशा बताता हूँ कि यार देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चा जो एप्टीट्यूड टेस्ट को फेल करता है वो इसीलिए करता है कि भाई उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अक्सर बाकी बच्चों को देख के कंफ्यूज हो जाता है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो मुझे गाइड करने का बड़ा आदत होती है, तो मैं अक्सर बच्चों को अपने बच्चों की तरह छोटी छोटी बातें गाइड कर रहा होता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक तो मॉडल्स के साइन दिए हुए और सिंपल तरीके से चार हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से। देखो ये बाहर मॉडल्स के सिंबल एज इट इज के एज इट इज मौजूद है, हमने क्या करना है, हमने सिंपल ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। क्योंकि हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज सॉल्व कर लेंगे, पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कर लेते हैं, फिर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में कर लेते हैं। देखो वन जाके जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। फिर ये वन जाके जब प्लस का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, वन इंटू प्लस आयोटा, ऑब्वियसली प्लस का आयोटा के बराबर होगा। फिर देखो नेगेटिव का आयोटा जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आयोटा। फिर देखो बेटा जब नेगेटिव का आयोटा जाके प्लस का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। सही है ना, तो ये हमारा काम हो गया। अब फर्दर आगे मूव करेंगे। अब देखो इन दो ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है। देखो नेगेटिव का 2 जाके जब नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। नेगेटिव का 2 जाके जब प्लस का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 आयोटा बन जाएगा। फिर ये नेगेटिव का आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का आयोटा। और नेगेटिव का आयोटा जाके जब प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। सही है ना भाई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो ये हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल एज इट इज फर्दर क्या हो जाएगा, देखो -5 का -5 एज इट इज। मुझे मालूम है नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 1 के बराबर। ओके, आयोटा प्लस का 5 आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 6 आयोटा के बराबर। सही है भैया जी। आगे देखिए क्या बन रहा है। आगे अगर मैं देखता हूँ तो प्लस का 2 यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज, और देखो नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव का 2 आयोटा प्लस का आयोटा, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव के आयोटा के बाहर मॉडुलस का मॉडुलस इट इज। फर्दर अगर आप इसे जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था बट बेटा बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आता, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। नेगेटिव का 5 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 और प्लस का 6 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल 2 प्लस का 1 3 हो गया और आगे नेगेटिव का आयोटा एज इट इज का एज इट इज। सही है ना। अब आप सिंपल तरीके से टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो इन दो ब्रैकेट्स को, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 4 जाके जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा नेगेटिव का 12। और हमारे पास जब नेगेटिव का 4 जाके नेगेटिव का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। इसी तरीके से देखिएगा जब ये 6 आयोटा जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 6 2 12 6 3 18 आयोटा। और जब ये 6 आयोटा जाके नेगेटिव का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 6 आयोटा स्क्वायर। सही है भाई, क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 6 आयोटा स्क्वायर। अच्छा भाई, अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव का 12 और 6 आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का 6 यानी कि बन गया, तो -12 प्लस का 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव के 6 के बराबर हो जाएगा ना। ये नेगेटिव का 12 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के बराबर होता है तो नेगेटिव का 6 से -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बन प्लस का 6 बन गया, तो -12 प्लस का 6 क्या हो गया, नेगेटिव का 6 हो गया। अच्छा, प्लस का 4 आयोटा प्लस का 18 आयोटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के 22 आयोटा के बराबर। अब फाइनली आप इसका मॉडुलस ले लोगे। अच्छा, साइंस को लगाना भूल रहे होते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन के अंदर ये आंसर भी गिवन होगा, नेगेटिव का 6 कॉमा 22, या फिर ऐसे गिवन होगा नेगेटिव का 6 प्लस का 22 आयोटा। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, उस पर टिक करके आ जाएंगे। देखो ये मॉडुलस का जो सिंबल है ना, डंडे जो है, डंडे बेटा डांडिया खेलने के लिए नहीं गिवन। इसका मतलब क्या, मॉडुलस। मॉडुलस के मायने क्या होते हैं, मॉडुलस कहते हैं रियल टर्म का स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स टर्म का स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, ये मॉडुलस ले लेना है। तो बेटा हमारे पास 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है। वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हमारे पास -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। 22 का स्क्वायर क्या होता है, बड़ा मशहूर है वैसे, आपको याद होना चाहिए। मैंने बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स अपने जो स्टडी मटेरियल ड्राइव है उसमें बेतहाशा जगहों पे डाली हुई है। खुदा रहा उसको स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद करके रखो। अगर आप नस का टेस्ट दे रहे हो या फास्ट का टेस्ट दे रहे हो या लम्स या आईबीए का, तो बेटा ये वो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको खुदा रहा ये चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। यूईटी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। अब देखो 36 प्लस का 484, अगर आप 36 प्लस का 484 करते हो तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है तकरीबन आपके पास ये बन रहा होगा रूट के अंदर 520 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल्दो आंसर्स नहीं गिवन तो इसको फर्दर सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। तरीके से आपने रियल टर्म का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और आपके पास इमेजिनरी टर्म के 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 484, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस का 484 किसके बराबर, 520 के बराबर। और रूट 520 को अगर आप फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो कैसे कर सकते हो भाई, देखो हमें क्या करना होता है, हमारा बेसिक काम ये होता है किस तरीके से फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं।
4 into 13, 4 13 क्या होगा हमारे पास, 4 13 52 ही होता है ना, हाँ 4 13 52 होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि अगर मैं 520 को फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 4 into 130 की फॉर्म में। तो 4 एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर चला जाएगा, तो इसका एक आंसर क्या आ सकता है, 2 into √130 की फॉर्म में। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा था उसका ये पर्टिकुलरली एक आंसर हो सकता है, सही है ना भैया जी। अच्छा है, तो ये इस तरीके से देखो बेटा क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस का 4y इक्वल टू 5, इसका सॉल्यूशन बताना है। इसका सॉल्यूशन इधर यूनिक है, इधर नो सॉल्यूशन है, इधर हमारे पास वन सॉल्यूशन है, क्या है। तो अब देखो आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, बेसिकली एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2x प्लस का y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन गिवन है x प्लस का 2y इक्वल टू 7। तो सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे। आप पहले इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिमिलर करने की कोशिश करोगे कि भाई किसी तरीके से सिमिलर होकर कंपेयर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू 7 2 14। यहाँ पे 2x प्लस का y इक्वल टू 5 है, कंपेयर नहीं कर सकते अभी भी इसको, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें किसके रेफरेंस से कंपेयर करूंगा, y तो वाली टर्म से मिलर ही नहीं है। अब अगर मैं इसको 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली इसका x हिल जाएगा, सही है ना। तो x भी हिल रहा है y भी हिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ना तो x सिमिलर है ना हमारे पास सिंपल तरीके से कांस्टेंट सिमिलर है। तो जब हमारे पास कभी भी डिफरेंट x की टर्म्स होती हैं, तो कभी भी अगर हमारे पास डिफरेंट x की टर्म्स होती हैं उनको सिमिलर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या होता है, वन सॉल्यूशन होगा इसका, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो चूंकि यहाँ पे इक्वेशन मुझे क्लियर नहीं है, इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है इसमें काटम पीटी हुई भी है, बट अगेन अगर ये दो सिंपल सी इक्वेशन थी तो ऑब्वियसली इसका वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, सही है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर हमसे कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस बताइए 5x माइनस 33 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस के 7 का। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से। पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है पार्शियल फ्रैक्शन बताइए 5x माइनस 33 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 का। देखो इसको मैं शॉर्टकट्स के ऊपर एक सॉल्व करवा दूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना लिटरली बहुत ही मजे का काम होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आइए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जरा सॉल्व करवा देता हूँ अलग से ले जाके। भाई कभी भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आए ना, आपने शॉर्टकट को यूज कर लेना है। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन 5x माइनस का 33 डिवाइडेड बाय, इधर मौजूद है x माइनस का 3, इधर मौजूद है सिंपल x माइनस का 7। पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की शॉर्टकट समझिएगा, कि पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की एक शॉर्टकट ये होती है कि भाई एक दफा अपने क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज लिख दो, लिख दिया 5x माइनस का 33 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 7। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे आपने करना क्या है, मैं आपको एरो से नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। देखो अब आपके पास आपने नीचे देखना है कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, मुझे साफ तौर पे देख रहा है नीचे मेरे पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। हमारे पास नीचे क्या आ रहा है बेटा, नीचे मेरे पास सिंपल लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। आपने बारी बारी इन फैक्टर्स को लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये x माइनस का 3 एक फैक्टर है, x माइनस का 7 एक फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी नीचे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे, मैं उनमें से कोई भी एक फैक्टर उठाऊंगा, उसको ऊपर अपनी टर्म के साथ ln के साथ लिख दूंगा। यानी कि देखो मैंने क्या कहा, मेरी ओरिजिनल क्वेश्चन था ये 5x माइनस का 33 एज इट इज, नीचे मैंने एक फैक्टर उठा लिया, मैंने कौन सा फैक्टर उठा लिया, x माइनस का 3, इसको ऊपर ले जाके ln के साथ लिख दूंगा, इसको ऊपर ले जाके ln के साथ लिख दूंगा, सही है ना। बीच में साइन लगाऊंगा प्लस का। अब जिस फैक्टर को उठा चुके हो उसके अलावा वाले दूसरे फैक्टर के साथ भी यही काम करना है, कि भाई अब देखो मैंने x माइनस के 3 को उठा के ये काम कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, दूसरे फैक्टर के साथ ये काम कर दूंगा। तो ओरिजिनली देखो मेरा क्या क्वेश्चन बन गया, 5x माइनस का 33, पहले मैंने x माइनस का 3 उठाया था, अब की बारी में x माइनस 3 एडिटिव रहेगा, x माइनस 7 को उठाऊंगा और इसको ऊपर उठा के ln के साथ लिख दूंगा। चूंकि यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर हैं तो यहाँ तक का काम हो गया। देखो पहला स्टेप क्या है, शॉर्टकट का पहला स्टेप बहुत ही सिंपल सा है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि आपके पास ये जो हमारे पास सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए टर्म आ रही है, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जो भी नीचे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे थे उनमें से पहला वाला फैक्टर उठाया, उसको ऊपर ले जाके ln के साथ लिख दिया। फिर प्लस के साइन के बाद अब दूसरे फैक्टर की बारी होगी, तो अब दूसरे फैक्टर को ln के साथ लिख दिया। अब देखो जो फैक्टर आपने यहाँ पे रखा है ln के साथ, आपने इसके अंदर से इसकी x की वैल्यू को निकालना है। देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है x माइनस का 3 बराबर है 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 के बराबर। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे जो पहली वाली टर्म है इसमें जहां जहां x आ रहा है, सिवाय इस फैक्टर वाली जो ln के साथ हमने लिखा हुआ है, इसके अलावा वाली हर जगह के ऊपर x की जगह पे 3 डाल देंगे। और सेम काम फिर इस टर्म के साथ करेंगे, कि यहाँ पे देखो x माइनस 7 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन
क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा होगा वहां पे 7 को प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या कहा। पहला स्टेप क्या होता है, अपने क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके नीचे डिवीजन के अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं उनको आपने एक दफा ऊपर ले जाके लिखना होता है ln के साथ, और उसको भी नीचे से गायब कर देना। जैसे मैंने पहले x माइनस का 3 ऊपर लेके गया तो ln के साथ लिख दिया और नीचे से उसको गायब कर दिया। फिर चूंकि यहाँ पे दो फैक्टर्स थे तो अब प्लस के साइन के बाद दूसरे फैक्टर की बारी आई, तो भाई अब की बारी में दूसरा वाला जो फैक्टर था इसको ऊपर ले जाके ln के साथ लिखा और नीचे से इसको गायब कर दिया। अब सेकंड स्टेप देखो क्या है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि जो तुमने x ln के साथ फैक्टर लिखा है वहां से x की वैल्यू को निकालो और इस पूरे क्वेश्चन में प्लॉट कर दो। देखो हमने यहां से जो पहला वाला ये जो टर्म थी, पहली वाली टर्म में से फैक्टर क्या था मेरा, जो मैंने ऊपर लिखा था ln के साथ x माइनस का 3, यहां से x की वैल्यू क्या होगी 3 के बराबर। तो जहां जहां इस क्वेश्चन में x आ रहा है वहां 3 प्लॉट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस का 33 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 7 एज इट इज इंटू एल एन एक्स माइनस का 3। यहां पे नहीं डालना, इसके अलावा वाली बाकी जगहों पे। फिर प्लस के साइन के बाद देखो यहां पे जो मैंने ऊपर फैक्टर ले जाके लिखा था वो x माइनस का 7 था, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 के बराबर। तो जहां जहां x आ रहे हैं वहां 7 प्लॉट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 7 माइनस का 33 डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 3 और आगे एल एन इंटू एक्स माइनस का 7 एज इट इज का एज इट इज। अब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवा दो बेटा। 5 3 15 माइनस का 33 क्या हो जाएगा, 15 में से अगर आप 33 को निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा 30 और 18 क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया नेगेटिव का 18। 3 में से 7 निकालोगे जाहिर सी बात है नेगेटिव का 4 बनेगा। आगे क्या आ गया एल एन इंटू एक्स माइनस का 3 एज का एज प्लस का साइन एज का एज। आगे देखो क्या बन गया 5 7 जार हमारे पास क्या होता है 5 6 जार 30, 5 7 जार 35। तो 35 में से अगर 33 को निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 2 बच रहा होगा। और नीचे 7 में से 3 जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7 में से 3 जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आगे क्या आ गया ln इंटू एक्स माइनस का 7। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख दो आपका आंसर आ गया। तो भाई इसको चेक कर लो आप में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 4 1 4 4 2 0 3 0 12 4 4 16 नहीं हो सकते भाई। 2 2 4 और 2 9 18 ये सिंप्लीफाई हो सकता है। माइनस से माइनस भी कट गया तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ln एक्स माइनस का 3। और यहाँ पे क्या आ गया 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ln एक्स माइनस का 7। तो ये देखो फाइनली आपका क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। क्या कहा दोबारा पूरी चीज रिपीट कर देता हूं। कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आए इस शॉर्टकट को यूज किया करो। ये शॉर्टकट बिलियन डॉलर्स का शॉर्टकट है। ये देखो ये क्या कहता है, जो भी तुम्हारी पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म आई आपने काम क्या करना है, आपके पास जो भी नीचे वाले फैक्टर्स गिवन थे आपने उनको बारी बारी ऊपर ले जाके एलन के साथ लिख देना है। आपने बारी बारी काम क्या करना है, ऊपर उनको ले जाके एलन के साथ लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नीचे दो फैक्टर, तो यहाँ पे जो पहला वाला फैक्टर था मैंने क्या करा, इसको ले जाके ऊपर एलन के साथ लिख दिया, सही है। और नीचे से उस फैक्टर को फिर गायब कर दिया। फिर प्लस के साइन के बाद दूसरे फैक्टर के साथ भी यही काम करा कि नीचे अब x माइनस 7 था तो ऊपर ले जाके ln के साथ x माइनस 7 लिख दिया और नीचे से गायब कर दिया। नीचे पहला वाला फैक्टर एडिट का एडिट लिख दिया। अच्छा अब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो फैक्टर आपने ln के साथ लिखा है ना, अब वहां से आप x की वैल्यू को निकालते हो, उस x की वैल्यू को पूरे क्वेश्चन में प्लॉट करते हो। सिमिलरली देखो यहाँ से x की वैल्यू आई थी प्लस के 7 के बराबर, पूरे क्वेश्चन में प्लॉट कर दिया। इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है। फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर काटम पीटी करवाने के ऊपर सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ गया। तो मुझे बताओ कितनी काम की शॉर्टकट है बेटा। ये सारे शॉर्टकट्स मैंने अपने नस्ट की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। एक एक चीज मैंने बताई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो मेरे ई कैट के, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, लम्स के बैच में भी एनरोल हो सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप सिंपल मेरी नस्ट की प्लेलिस्ट को फॉलो करके 100 ऑफ 100 200 और 200 नंबर ले सकते हो आराम से। कंप्लीट मैथ्स डाली हुई है, कंप्लीट एक एक चीज पास्ट पेपर्स बेस्ड लेक्चर्स डाले हुए हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई A7 की वैल्यू और A18 की वैल्यू, यानी कि सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर ने A1 की आपको वैल्यू दी हुई होगी। अच्छा भाई इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि यार आपको A1 की वैल्यू कुछ लेट सपोज 2 गिवन है, एग्जामिनर A7 की वैल्यू मांग रहा है और A18 की वैल्यू मांग रहा है। अब अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म क्या गिवन थी। तो अगेन मैंने एक रैंडमली कह दिया कि लेट सपोज फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 गिवन है तो आपको A17 निकालना है। तो भाई A17 कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से A17 का फॉर्मूला, A7 का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A7 का फॉर्मूला होगा A प्लस के 6D के बराबर। हमें ये नहीं पता कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो अभी सिंप्लीफाई करना बेवकूफी है क्योंकि हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में डी क्या गिवन था, क्वेश्चन की एक्चुअली स्टेटमेंट क्या कह रही थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का। अच्छा भाई अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, विच वन इज द अरिथमेटिक सीरीज। आपको एक गिवन है n फैक्टोरियल, एक ऑप्शन गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 3n, थर्ड ऑप्शन गिवन है बोथ, या फिर आपको लास्ट ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीज। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अरिथमेटिक सीरीज के मायने क्या होते हैं। बेटा अरिथमेटिक सीरीज दुनिया की ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर थ्रू आउट द सीरीज आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सिमिलर रहना चाहिए। अच्छा भाई तो देखो n फैक्टोरियल की सीरीज क्या होगी। लेट सपोज मेरे पास आ रहा है एक 5 फैक्टोरियल,
फिर एक आ जाता है 4 फैक्टोरियल, फिर एक आ जाता है 3 फैक्टोरियल, सही है ना। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 के बराबर, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 के बराबर। थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं रहेगा, इसका मतलब n फैक्टोरियल इज नॉट द अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में गिवन था 2 डिवाइडेड बाय 3n, तो अगर आप इसको चेक कर लो तो क्या ये अरिथमेटिक सीरीज बनेगा, इसको भी आप देख सकते हो कैसे। क्या आप लेट सपोज n के अंदर पहले 1 प्लॉट करके चेक कर लो, क्या बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अगर मैं n की जगह पे 2 प्लॉट करता हूं तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 के बराबर, और थर्ड नंबर पे अगर 4 चेक डाल के चेक कर लेते हैं, 3 डाल के चेक कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 के बराबर। यानी कि n की जगह पे मैंने पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ताकि हम कॉमन डिफरेंस देख सकें। तो भाई इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 बाय 3 में से अगर मैं 2 बाय 3 को माइनस करूं तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा भाई, इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा होगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके अंदर भी देखो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा ऑब्वियसली 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये 2 डिवाइडेड बाय 3 n वाली जो टर्म है ये अरिथमेटिक सीरीज को प्रूव कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, विच वन इज द कन्वर्जिंग सीरीज। आपको एग्जामिनर ने दो तरह की सीरीज गिवन है, एक गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 16, और दूसरी सीरीज आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 16। हमें ये बताना है कि आया ये सीरीज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अब देखो ये कैसे पता लगाएंगे इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जिंग है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, आपको इन्फिनिटी की सीरीज का ये मालूम करना है कि कन्वर्जिंग सीरीज कौन सी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, कन्वर्जिंग सीरीज हमेशा एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आर की वैल्यू, आपकी आर की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए नेगेटिव वन से, और पॉजिटिव वन से क्या होनी चाहिए, छोटी। यानी कि आर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव वन से बड़ी और पॉजिटिव वन से अगर तो छोटी है, तो ऐसी सीरीज हमेशा कन्वर्जिंग सीरीज होती है। और वाइस वर्सा क्या होगा, इसके अलावा वाली वैल्यू के तौर पे क्या होगा, डाइवर्जिंग सीरीज होगी। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली वाली सीरीज का आर निकालता हूं तो बेटा आर क्या होता है, आर होता है हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दिया जाए तो वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंप्लीफिकेशन करने पे क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 नेगेटिव का इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो क्या बन गया नेगेटिव का हाफ। यानी कि एक आर की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का हाफ। देखो हमेशा याद रखिएगा कन्वर्जिंग सीरीज की निशानी क्या होती है कि जो आर आएगा वो नेगेटिव 1 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव 1 से छोटा। देखो नेगेटिव का हाफ जो है नेगेटिव के 1 से छोटा है, इसका मतलब ये वाली सीरीज कन्वर्जिंग नहीं है। नेक्स्ट सीरीज पे चेक कर लेते हैं। भाई यहां से अगर मैं आर निकालूंगा तो आर क्या होगा, सेकंड टर्म आ रही है 1/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कर दो इसको, नीचे वाली टर्म वो नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। 2 1 टू द 4, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या 0.5, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास 1 से छोटा है और नेगेटिव 1 से बड़ा है। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट है, ये वाली जो सीरीज है कन्वर्जिंग सीरीज है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कन्वर्जिंग सीरीज का थ्योरम क्या होता है, या हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का या इनफिनाइट की सीरीज का थ्योरम क्या होता है कि अगर आर की वैल्यू प्लस के 1 से छोटी और नेगेटिव के 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जिंग होगी, अदरवाइज डाइवर्जिंग होगी। तो हमारे पास इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी कैसी सीरीज आ रही है, कन्वर्जिंग सीरीज आ रही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज द रैंक ऑफ द वन। क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज द रैंक वन। अब देखो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है आपको 8 5 3 18 और आगे भी 18 गिवन है और फिर के गिवन है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है बताइए के की वैल्यू क्या होगी अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 1 के बराबर है। देखो हमें मालूम है रैंक क्या होता है, रैंक का वो होता है कि नंबर ऑफ लीडिंग वन। नंबर ऑफ लीडिंग वन किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रॉज में जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं रैंक। और नंबर ऑफ लीडिंग वन बनाने के लिए हमें पहले इक्लॉन फॉर्म बनानी पड़ती है। तो हम ये सारा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि यार 3 रॉज अगर 2 कॉलम्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लीडिंग वन कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, और नंबर ऑफ लीडिंग वन के नीचे तमाम एलिमेंट्स वैसे जीरो होते हैं। और जाहिर सी बात है फिर सेकंड कॉलम के अंदर कोई कार्टन पीटी हुई होगी, तो जाहिर सी बात है सेकंड कॉलम के अंदर भी वी कैन एज्यूम कि हमारे पास जो के की वैल्यू क्या होगी वो 0 के बराबर होगी। क्योंकि देखो नंबर ऑफ लीडिंग वन अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, रैंक 1 है। क्योंकि रैंक 1 होने का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर आपके पास नंबर ऑफ लीडिंग वन कितने हैं, 1 है। और हमें ये बात मालूम है कि नंबर ऑफ लीडिंग वन के नीचे तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। इसलिए वी कैन एज्यूम कि भाई इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का के की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ दोस वेक्टर वैल्यू ऑफ ए। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पेपर में बहुत दफा करवाए हुए हैं, आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत दफा करवाए हुए हैं कि लेट सपोज अगर कभी भी हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक वेक्टर आ रहा है 2i माइनस का ए जे प्लस का के, और दूसरा वेक्टर अगर आपके पास आ रहा है सिंपल 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। अगर एग्जामिनर कभी भी आपसे कहते दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो लेट सपोज अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो आपने कुछ भी नहीं करना, दोनों वेक्टर्स को डालना है, डॉट प्रोडक्ट लेना, आंसर जीरो के बराबर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को फर्दर आगे चल के भी सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे ने वैल्यूज लिख के नहीं दी हुई, बट मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया कि बेटा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स का अगर तो आपके पास वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी हमेशा जीरो के बराबर होगा। और अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट फिर जीरो के बराबर होगा। ये चीज जहन में रखिएगा, अगर दुनिया में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है जीरो के, और अगर दो वेक्टर्स आपस के अंदर पैरेलल होंगे तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है जीरो के, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। अच्छा, तो जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, बिलियन डॉलर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जरा पहले समझ लो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की लाइन की अपनी इक्वेशन होती क्या है। जरा गौर से बात समझिएगा। देखो, आपके पास कभी भी कोई बंदा अगर आपसे बोले ना एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या है या वाई एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या है, तो पहले जरा उस चीज को समझिएगा कि भाई एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन दुनिया में होती क्या है, एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन होती क्या है। देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन होती है। एक्स के ऊपर हमेशा क्या जीरो होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। और y के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है, x की वैल्यू जीरो होती है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू जीरो, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। एग्जामिनर ने यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या मांगा था, एग्जामिनर आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो y एक्सिस के पैरेलल है। अब जरा गौर से इस लाइन को देखो, ये वो लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो लेट अस एज्यूम कि भाई लाइन की नॉर्मल जनरल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू जीरो। मगर देखो, चूंकि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कहां से पास कर रही होगी, ये x एक्सिस से पास कर रही है। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू जीरो होती है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस का कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो दर हकीकत वो x से पास कर रही होगी, और x के ऊपर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस का कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मगर अक्सर पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एम्पलीट्यूड बताओ वाई इज इक्वल है। भाई ये क्वेश्चन तो मैं भी रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और मैंने उस पर भी बड़ा एम्फेसाइज किया था। देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म को जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा हुआ होता है। अब अगर y इज इक्वल टू cos x का एम्पलीट्यूड मांगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, सिंपल इज दैट। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में हम हमेशा मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ वन होगा। यानी कि अगर नेगेटिव की वैल्यू लिखी होती, नेगेटिव का कॉस लिखा होता, तब भी आंसर क्या होता, प्लस का वन होता। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि जो भी पर्टिकुलर टर्म आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखी हुई है कांस्टेंट टर्म, वो आपका एम्पलीट्यूड होगी, उसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब कि भाई उसका पॉजिटिव वर्जन। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव वन होता तब भी आंसर क्या आता, प्लस का वन आता। यहाँ पे तो खैर कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वन है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, वन के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे चल के दोबारा से सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो वाला। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा घिचड़ पिचड़ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा, इसको आगे चल के भी देखेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है ऑब्जर्व द ग्राफ विच वन इज ट्रू। अच्छा, तो बेटा अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो वाला, इसको भी मैं आगे चल के बड़े पेज के ऊपर लिखा है उसको वहां पे सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करवाया, वरना आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जामिनर, ऑब्जर्व दिस ग्राफ विच वन इज ट्रू। आपको एक ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके का, एग्जामिनर कह रहा है बताइए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इस तरीके का ग्राफ गिवन है जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे लग तो ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ रहा है, साइन थीटा का अपोजिट ग्राफ लग रहा है, बट खैर है, चलो उसको देखते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू हियर। अब एग्जामिनर कहता है एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो या एफ प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, हमारे पास ये एफ प्राइम एक्स या एफ प्राइम जीरो क्या होता है, ये एफ प्राइम किसे कहते हैं। बेटा फंक्शन का अगर एक दफा डेरिवेटिव ले लिया जाए उसको एफ प्राइम कहा जाता है। अगर आपको याद हो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द कर्व का, हमेशा याद रखिएगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व जहां पे टेंजेंट लाइन पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के, वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट लाइन एक्स
एक्सिस के पैरेलल आ जाए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन अ कर्व या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द कर्व कहा जाता है। और इस कंडीशन के ऊपर हमेशा जो चीज वेरीफाई करती है वो करती है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये एफ प्राइम वाई होता तो एफ प्राइम वाई के लिए हमारे पास क्या होता है, वो पर्टिकुलर लाइन इस तरह की फिर इक्वेशन बननी चाहिए थी, इस तरह की हमारे पास कर्व होना चाहिए था एफ प्राइम वाई के लिए। अगर वो एफ प्राइम वाई बराबर होता है इन्फिनिटी के, वैसे एफ प्राइम वाई किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। कंडीशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाई जाती है कि भाई एफ प्राइम एक्स बराबर होता है जीरो के अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ फॉर्म हो रहा है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर ये आपके पास ग्राफ फॉर्म हो रहा है इस तरह का और टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो होता है। वाइल अगर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो एफ प्राइम वाई इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ओके, अब देखो आगे बच्चा कह रहा है कि सर लेंथ ऑफ द टेंजेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनिक सेक्शन से आया हुआ है कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन गिवन है, हालांकि मैंने आपको इससे कई गुना मुश्किल क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक हमारे पास एक ग्राफ था, उसके अंदर ग्राफ के अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 25। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन। तो लेट अस अज्यूम के पॉइंट आपके पास 1,1 है, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको जो एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, इस कर्व की इक्वेशन से आपने क्या करना है बेटा, इस कर्व की इक्वेशन से आपने स्लोप निकालना है। और कर्व की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि स्लोप का स्लोप लोगे, नेगेटिव का साइन लोगे, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लोगे एक्स की रिस्पेक्ट से कीपिंग द अदर पर्टिकुलर वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो बाकी तमाम वैल्यू जीरो हो जाएंगी। फिर डिवीजन में जाके एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे वाई की रिस्पेक्ट से कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो 2y बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा सिंपल नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय y। तो आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा, यहाँ से जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट को आपने डालना है, टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब लेट सपोज मैंने पॉइंट 1,1 सपोज किया हुआ है, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा -1 आ जाएगा। और जो भी पॉइंट गिवन होगा, अब उस स्लोप और पॉइंट की मदद से आप सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लोगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे ने हमें पॉइंट नहीं बताया हुआ, इसलिए मैंने आपको अपने पास से पॉइंट बताया है। अदरवाइज ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको करवाया है ना, बेहतरीन सॉल्यूशन है, आप इस मेथड को फॉलो करो। ये मेथड मैंने अगेन अपनी कॉनिक सेक्शन की वीडियोस में बताया हुआ है, एक शॉर्टकट मेथड है। कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो शॉर्टकट के ऊपर, उस तरीकेकार क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन लोगे, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे एक दफा x के रिस्पेक्ट से कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, फिर डिवीजन में एक दफा y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। आपके पास सिंपल स्लोप आ जाएगा उस पर्टिकुलर कॉनिक का भी और उस टेंजेंट लाइन का भी। सिंपल तरीके से अपने पॉइंट को प्लॉट करोगे, आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा, फिर टेंजेंट लाइन के स्लोप के और उस पॉइंट की मदद से आप सिंपल तरीके से पॉइंट लाइन इक्वेशन फॉर्मूले के जरिए से आप सिंपल तरीके से अपना फॉर्म फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास जो अब आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक के अंदर पूरे ये पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, आप देख सकते हो। इसके अंदर अगेन एक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ गए, केमिस्ट्री के आ गए। अब देखो ये वही चीज आ गई जो हमने डिस्कस करी थी, सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस वाली हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये साइन एक्स माइनस वाई इंटू कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स माइनस वाई इंटू साइन वाई। मेरा प्यारा बेटा यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मुला अप्लाई हुआ है। देखो हमें मालूम है कि हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर x माइनस वाई अल्फा गिवन है, आपको अल्फा की एंगल क्या गिवन है, x माइनस का y, और बीटा का एंगल सिंपल y गिवन है। तो अब अगर यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हुआ है, आपने इस फॉर्मूले को सिंपल क्लोज करवाना था। तो कैसे क्लोज करवा सकते हो, देखो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है साइन x माइनस का y इंटू कॉस y प्लस का कॉस x माइनस का y इंटू साइन y। तो फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, फॉर्मूला सिंपल क्लोज हो जाएगा साइन का साइन, देखो प्लस का साइन है तो बीच में प्लस आना चाहिए, क्योंकि साइन का फॉर्मूला हमेशा प्लस पे ओपन होता है, प्लस का फॉर्मूला प्लस पे ओपन होता है, नेगेटिव का फॉर्मूला नेगेटिव पे ओपन होता है। तो अब देखो पहला एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ना, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो पहला एंगल है मेरे पास x माइनस का y प्लस का साइन, और दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल सिंपल y है। तो सिंपल तरीके से y से y कट गया, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, साइन x के बराबर आ जाना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है व्हेन विल द फोर्स नॉट एट ऑन द पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। सर बिलाल जाके चैनल को आप फॉलो कर सकते हो फॉर द फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ओके ब्ला 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 ब्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन हमसे क्या कह रहा है, अच्छा आगे सारे फेज के क्वेश्चंस आ गए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट के अंदर वही परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमेशा याद रखिए अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो
तो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अपने जहन में रखना है बेटा, ये बार बार काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अच्छा इस क्वेश्चन को आगे चलकर सॉल्व कर रहे होंगे, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो इन एन इंटरवल एक्स 0 360, आंसर बताना है। इसको मैं आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत दफा भी रिपीट हो रहा है। अच्छा अगेन देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि A17 की वैल्यू, अच्छा ये देखो ना, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है A17 वाला। इसके अंदर भी अगेन हमारे ऑप्शंस नहीं गिवन है, हमें नहीं पता कि भाई A17 क्या गिवन है, बट व्हाट कैन आई अज्यूम हियर कि यार आपको A1 की शायद वैल्यू गिवन है और A17 की वैल्यू गिवन है, आपको A8 निकालना है, कुछ इस तरह की चीज आपको फाइंड करनी है। या फिर आपको A17 और A8 की वैल्यू गिवन है, आपको A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इजीली निकाल सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। लेट सपोज आपको A17 की वैल्यू गिवन है 24 के बराबर, और आपको फॉर एग्जांपल A8 की वैल्यू गिवन है 6 के बराबर। तो अगर आपसे मैं कहता हूँ A1 की वैल्यू निकालनी है, तो A1 की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। सिंपल, आप इनको फॉर्मुलाज को ओपन कर दो कि अगेन ये मैं अपने पास से वैल्यूज दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बच्चे ने लिख के नहीं दी हुई। तो फॉर एग्जांपल क्या फॉर्मुला बन जाएगा, फॉर्मुला हमारे पास बन जाएगा A प्लस का 16D इक्वल टू 24, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा A प्लस का 7D इक्वल टू, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो सबसे पहले स्टेप में आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करवा दोगे, तो A से A कट गया, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल इज दैट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विच कॉनिक, ओके। अच्छा भाई, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि भाई इस चीज को समझ लीजिए, ये जो एक एमसीक्यूज है ना, ये मैं बता देता हूँ कौन सा एमसीक्यूज है, ये मैंने अक्सर बच्चों को कहा है कि बेटा ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन कॉनिक्स के अंदर जो इक्वेशंस को पहचानने वाला एक क्वेश्चन होता है, पेपर में बहुत आता है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पैराबोला की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन की पहचान क्या होती है। देखो, पैराबोला की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, ये पैराबोला की इक्वेशन की खास बात होती है। सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन की खास बात 3 पॉइंट्स होते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का मौजूद होना, कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, दोनों का सिमिलर साइन का होना, यानी कि या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव हो। अच्छा, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि दोनों के कोफिशिएंट्स का भी सिमिलर होना कंपलसरी है। याद रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि भाई उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी सिमिलर होंगे, यानी कि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर या 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर या 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ जाए, वो इस तरीके से आ जाए 3x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, ये सर्कल नहीं है, फिर ये एलिप्स बन जाएगा। तो बेटा देखो, एलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, एलिप्स की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि एलिप्स की इक्वेशन में अगेन एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम सर्कल वाली होती है कि दोनों का सिमिलर साइन पे होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। मगर तीसरी कंडीशन डिफरेंट होती है कि कोफिशिएंट्स का डिफरेंट होना कंपलसरी है, कोफिशिएंट्स का डिफरेंट होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं एक इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और एक इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो दोनों इक्वेशंस के अंदर कौन सी इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या है, एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर होंगे, कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 3y स्क्वायर होगा, ये सर्कल की इक्वेशन है। वाइल इलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या होती है बेटा, इलिप्स की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, मगर इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे ये हमेशा डिफरेंट होंगे, तभी ये इलिप्स बनता है। तो आपको मालूम होगा ना बेटा, सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस क्या होता है, देखो सर्कल ये होता है, इलिप्स हमारे पास ये होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता सर्कल और इलिप्स के अंदर। सही है ना भैया, ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मकसद कि दो चीजें अक्सर पेपर में आती हैं। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होते हैं, मगर दोनों में से एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होना कंपलसरी है। यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन की खास बात क्या है कि दोनों के सेम साइन नहीं हो सकते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो मौजूद होंगे मगर साइंस डिफरेंट होने चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बेतहाशा आता है, अगेन अगर आप मेरे कॉनिक्स के लेक्चर्स लोगे, मैंने ये वाले क्वेश्चन बहुत आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर वेक्टर ए आ रहा है 3,3,9 और वेक्टर बी आ रहा है 2,3,4, तो बताइए 3a का b किसके बराबर होगा। व्हाट आई कैन अज्यूम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है। लेट सपोज आपको वेक्टर a की वैल्यू आ रही है 3i प्लस का 3j प्लस का 9k, और आपके पास वेक्टर b की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k।
एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, एग्जामिनर आपसे मांग रहा है इस तरीके से वैल्यू को बताना है, 3a - b। सिंपल यार, वेक्टर्स की जनरल फॉर्म आपके पास आ रही है, वेक्टर्स की बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 i प्लस का 3 3 9 j प्लस का 3 9 क्या होता है, 3 9 हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल 27k। अब इसको 3a में से b वाली टर्म को माइनस करवा देंगे, तो सिंपल तरीके से बेटा क्या करवाना है, इसको b वाली टर्म में से माइनस करवा देना है। तो यानी कि ये 9i प्लस का 9j प्लस के 27k में से क्या माइनस करवाना है, बी वाला वेक्टर। तो बी वाला वेक्टर देखो नेगेटिव का साइन लाजमी लगा करो, इससे क्या होगा, अंदर वाली तमाम टर्म्स का साइन कन्वर्ट हो रहे होंगे। 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, मुझे मालूम है नेगेटिव साइन अंदर वाली तमाम टर्म्स का साइन क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो बेटा 9 में से अगर 2 जाएंगे तो 9 में से 2 गया, 7i बच जाएगा। अच्छा 9j में से अगर 3j जाएंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्लस का 6j आ जाएगा। 27 में से अगर 4 जाएंगे, 27 में से अगर 3 जाएंगे तो जाहिर से 24 बनता है, तो एक और चला गया तो क्या बन जाएगा, प्लस का ये बन जाएगा 22 के। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसका क्या लेना है, मॉडुलस भी लेना है, इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेना सबको आता है भाई, आई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दोगे 7 का स्क्वायर 49 होगा। सिंपल तरीके से 22 का भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। 22 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 44 के बराबर होता है। अब इनको आपस में बैठ के ऐड कर लो कि भाई तुम्हारे पास देखो 36 प्लस का 484 तो अभी भी देखा था ना, किसके बराबर होता है, 520 के बराबर होता है। तो 49 प्लस का 520 क्या हो जाएगा भाई, 49 प्लस का 520, दो में चार का इजाफा अगर मैं करूंगा तो एक तो ये बन गया 560 के बराबर, और ये बन जाएगा 569 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, ये आंसर होगा तकरीबन, सही है ना भाई। सिंपल तरीके से 49 के अंदर अगर आपने क्या कर दिया 484 और पे 36, तो ये आंसर आ रहा होगा 569, चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स विल हैव द रैंक, इसको हम पहले बता चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन बताओ स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर। देखो अगेन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, बेटा स्क्यू मैट्रिक्स देखो आपके पास दो जगहों पे आता है, एक तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होता है और एक और एक हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर होता ही क्या है कि हमेशा नेगेटिव का साइन आ जाता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। तो अब अगेन क्वेश्चन यहाँ पे ऑल्दो हमारे पास क्लियर नहीं है, बट व्हाट वी कैन अज्यूम कि देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। वाइल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो आंसर में मेरे पास नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो ये कंडीशन होती है। तो अब अगेन एग्जामिनर अगर ये पूछना चाह रहा है कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो सिंपल होता है। अच्छा हमारे पास इस तरीके से हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। अच्छा चूंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो यहाँ पे स्क्यू चूंकि हर्मिशन में भी आ रहा होता है तो उसका भी आपको फॉर्मुला बता देता हूँ। देखो हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स में होता है कि अगर मैं एक ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लूं फिर उसका ट्रांसपोज लूं तो आंसर में मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए। और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांस पहले वो लूं कॉन्जुगेट लूं देन उसका ट्रांसपोज लूं तो आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं यार, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा देन एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन बताइए किसकी, रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की। देखो अब मुझे मालूम है अगर इंटीग्रेशन मांग रहा है रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स की, तो भैया रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है पावर। सिंपल तरीके से साइन एक्स की पावर बन जाएगी क्या, हाफ के बराबर, साइन एक्स की पावर में आ जाएगा हाफ इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स इंटू डीएक्स। तो भाई हमें मालूम है इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस टाइम पे पावर आ रही है उस बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यानी कि देखो साइन एक्स का बाहर डेरिवेटिव इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन एक्स का जब डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या, सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक दफा नीचे भी लिखेंगे, तो हाफ प्लस का वन क्या बन जाएगा, 3/2 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा प्लस के सी के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका फाइनली आ रहा होगा 2/3, ये 3/2 नीचे से ऊपर जाके पलटी करके लिखा जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 2/3 इंटू साइन एक्स होल पावर में 3/2 प्लस के सी के साथ। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो भाई ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, आप किसी भी इलाके से बिलोंग करते हो लाजमी तौर पे शेयर करना है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन वाला, ये आगे चल के हमारे पास दोबारा भी आ रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए हम नहीं करते वरना इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फाइंड ये करना था किस तरह का फंक्शन आ रहा है, तो रैशनल फंक्शन इसका आंसर था। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है आईक्यू में कोडिंग डिकोडिंग वाले 3 MCQs थे। बेटा मेरी आईक्यू के जो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है उसको लाजमी कवर करके जाएं, वो 4 लेक्चर्स हैं 1 1 घंटे के, उसके अंदर मैंने तमाम नस्ट के पास्ट पेपर्स को कवर अप किया हुआ है, उसमें मैंने फास्ट के पास्ट पेपर्स को कवर अप किया हुआ है, उसमें मैंने आईएसएसबी के जो टेस्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस को भी कवर अप किया हुआ है। तो दे आर मोर इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओईटीपी को करें ना करें पहले उन 4 लेक्चर्स को लाजमी कवर कर लीजिएगा, उससे क्या होगा आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी आईक्यू के लेक्चर्स की। अच्छा
बाकी तो ये सिंपल गाइडेंस लिखी हुई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, ये देखो ये आ गया। एग्जामिनर कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ए एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स माइनस का वन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर, ये कह रहा है एग्जामिनर कि यार अगर मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है एक्स की पावर में ए एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाय ए की पावर में एक्स माइनस का वन, तो किस तरह का फंक्शन है। तो भाई आपसे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया और आपसे एग्जामिनर कह रहा है किस तरह का फंक्शन है। आपको नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे, रैशनल हो गया या डिफरेंट तरीके से और इस तरह की जो है ना टाइप्स हो गई, सही है ना। तो भाई देखो ये किस तरह का फंक्शन आ रहा है, ये आ रहा है रैशनल फंक्शन। बेटा रैशनल फंक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो रैशनल फंक्शन दुनिया के अंदर वो फंक्शन होता है कि जिसके अंदर आपके पास उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर, यानी कि ऊपर और नीचे तमाम पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हो, तमाम पॉलिनोमियल बेस्ड टर्म्स एग्जिस्ट करती हो, वेरिएबल बेस्ड टर्म एग्जिस्ट करते हो, उसको क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन कहते हैं। ओके, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन उस पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, यानी कि आपको बेसिकली एक क्वेश्चन गिवन था जिस क्वेश्चन के अंदर आपको लेट सपोज एक पॉइंट दे दिया जाएगा 3,2 और स्लोप की वैल्यू दे दी 3 के बराबर या 4 के बराबर। आपसे कहा जा रहा था इक्वेशन निकालनी है। बेटा ये मुफ्ते के नंबर है, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल पॉइंट लाइन इक्वेशन फॉर्मूला यूटिलाइज कर लोगे। तो क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का x1। आपने स्लोप को m की जगह पे डालना है, y1 और x1 की जगह के ऊपर 3 और 2 को डाल दोगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी बैठ के भी सॉल्व किया था। इसके अंदर सिंपल आप पॉइंट्स को डाल के अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मार्क कर लो, अलग क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सिमिलर, या इफ द रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म इज सिमिलर देन व्हिच टाइप ऑफ सीरीज इज दिस। अब देखो इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, लेट सपोज मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूँ 1/2, 1/4, 1/6। अब देखो ये एक सीरीज आ रही है हमारे पास। एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर रेशियो दो टर्म्स का, रेशियो का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स की डिवीजन, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो अगर वो सिमिलर तो कैसी सीरीज होगी, जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, नॉर्मल सी बात है। तो अच्छा, विच वन ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जिंग, हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जिंग सीरीज की खास बात क्या होती है कि बेटा जो आर की वैल्यू आए वो हमेशा वन से छोटी और नेगेटिव वन से बड़ी आनी चाहिए। अगर तो जो भी सीरीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही होगी वो कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जिंग सीरीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कह रहा है नंबर ऑफ द आउटकम्स व्हेन अ डाइस एंड अ कॉइन आर रोल्ड टुगेदर। देखो एक डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6, और एक कॉइन के टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करेंगे, गलती करेंगे 8, 8 का ऑप्शन गिवन होगा 8 टिक करके आ जाएंगे। बेटा गलत है 8, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे अगर आप एक डाइस को और एक पर्टिकुलर कॉइन को हवा में उछालते हो। तो देखो डाइस के टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, डाइस के अंदर आपके पास होता है सिंपल तरीके से 1 2 3 4 5 6, और हेड आपके पास कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल। तो जाहिर सी बात है जब दोनों आपस में मिलेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 12 होंगे। ये 12 कैसे होंगे, देखो नॉर्मल सी बात है ना, देखो हमारे पास सिंपल तरीके से ये 12 कैसे आ रहा है। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये 8 होना चाहिए था, 12 क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर आप एक डाइस को और एक कॉइन को छालते हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जीमेट के लेवल का क्वेश्चन है, 12 होंगे। क्यों 12 होंगे, क्योंकि देखो आपके पास जो कॉइन होता है उसके टोटल आउटकम क्या होते हैं, हेड और टेल होते हैं। देखो और डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो भाई अगर मैं एक डाइस और एक कॉइन को छालूंगा तो जाहिर सी बात है एक दफा हेड 1 आएगा, फिर हेड 2, फिर हेड 3, फिर हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसी तरीके से टेल टेल आने की सूरत में भी 6 केसेस हो सकते हैं ना, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, यानी कि टेल 1 के साथ आ रहा है, 2 के साथ आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है, 4 के साथ आ रहा है, 5 के साथ आ रहा है, 6 के साथ आ रहा है। हेड आने के भी 6 केसेस हो सकते हैं कि भाई हेड या तो 1 के साथ आ रहा है, 2 के साथ आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है, 4 के साथ आ रहा है, 5 के साथ आ रहा है, 6 के साथ आ रहा है। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 12 होंगे। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन कहता है एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x होल पावर में 5 किसके बराबर होगा। सिंपल तरीके से बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, कभी भी बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ जाए नस्ट ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देता है। बेटा पेपर के स्टार्ट में अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो पास्कल ट्राइंगल जो मैंने सिखाया हुआ है और ट्रिगोनोमेट्रिक का टेबल हमेशा डिजाइन कर लो। अब देखो पास्कल ट्राइंगल के तहत आपको सारे इसके कांस्टेंट पता चल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में क्या है 5 है। हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करवाना है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे ये 5 आ रहा है, मेरा n आ रहा है, ये a जो है 1 है, b मेरी ये सेकंड टर्म आ गई, इसको एक्सपेंड करवाना है। अच्छा भाई अब देखो मुझे पता है पावर 5 के ऊपर मेरी वैल्यूज क्या होती है, तो मुझे वो भी मालूम है, पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। मगर स्टार्टिंग के अंदर एक्सपेंड करवाना सिखा देता हूँ आपको, कैसे एक्सपेंड करवा रहे होगे। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 0 तो क्या बन जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 0। आगे a की पावर n तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 a 1 है तो 1 की पावर 5 हो जाएगी। फिर आगे b की
पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का साइन। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1 के बराबर। 5 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। ए की पावर क्या हो जाएगी, एक कम। ए की पावर क्या हो जाएगी बेटा, एक कम, तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा हमारे पास 1 की पावर में 4। आगे क्या हो जाएगा, बी की पावर में 1। बी क्या है मेरे पास, देखो बी मेरे पास आ रहा है नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स, उसकी होल पावर में 1 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के साइन के बाद आगे हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2। अब की बारी में देखो ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर में हमारे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 3। ए की पावर में क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा साइन, और बी की पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में क्या हो जाएगा, होल पावर में हमारे पास सिंपल तरीके से आ रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। आगे तो भाई सिंपल तरीके से देखो आगे क्या हो जाएगा बेटा, आगे हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3। 1 की पावर में क्या चला जाएगा, अब 3 हो चुका है तो बेटा 1 की पावर में क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो नीचे वाला नंबर होता है वो बी की पावर में चला जाएगा। बी की पावर क्या हो जाएगी, बी की पावर हो जाएगी नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में 3। इट इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन को हमेशा आखिर में किया करो। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपका टाइम थोड़ा सा बर्बाद करने के लिए। आगे क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4। 5 कॉम्बिनेशन 4 ए की पावर में क्या हो जाएगा, 1 की पावर में हो जाएगा सिंपल तरीके से 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में 4 का 4। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन 5 कॉम्बिनेशन 5। बस यहीं तक चलना होगा क्योंकि आपका पावर 5 थी ना, 5 कॉम्बिनेशन 5 हो गया। 1 की पावर पे 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है तो उसको आप नहीं लिखो बेशक। तो बी की पावर में क्या हो जाएगा, बी की पावर में हो जाएगा नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में 5 का 5। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा। अब आप सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो पास्कल ट्रायंगल बनाने की नीड यहाँ पे आपको पड़ती है। अब देखो अगर पावर 5 है ना, तो आपके जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे, जितने भी कांस्टेंट्स होंगे, पास्कल ट्रायंगल के ऊपर आपको विद इन सेकंड्स के अंदर मिल सकते हैं। मैंने पास्कल ट्रायंगल बनाना आप लोगों को अपनी बायनोमियल थ्योरम के लेक्चर के अंदर सिखाया हुआ है। तो पावर 5 पे क्या हो जाएगा, देखो पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। पावर 5 के ऊपर आपके पास कोफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा 1, फिर आ रहा होगा 5, फिर आ रहा होगा 10, फिर आ रहा होगा 10, फिर आ रहा होगा 5, फिर आ रहा होगा 1। तो पास्कल आपके पास कोफिशिएंट ये आ जाएंगे पास्कल ट्रायंगल के जरिए। अगेन पेपर के स्टार्ट के अंदर हमेशा कोशिश किया करो कि पास्कल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। मैंने बायनोमियल की अपनी लेक्चर के अंदर इसको सिखाया हुआ है। आप चाहो तो मेरे ईकेट के नस्ट के उसको प्लेलिस्ट से पूरी तैयारी कर सकते हो नस्ट की बेटा, नहीं तो आप मेरे ऑनलाइन बैच में भी आ सकते हो। अभी न्यू बैच मेरा दिसंबर के एंड के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो आप उसके अंदर भी आ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखो 5 कोफिशिएंट 0 यानी कि क्या बन गया, 1 बन गया। तो 1 की पावर 5 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 कॉम्बिनेशन 1 यानी कि 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स, एडिटिव का एडिटिव हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करो 5 कॉम्बिनेशन 2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पास्कल ट्रायंगल की मदद से मुझे पता चल गया कि भाई थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा 10 के बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर चूंकि इवन नंबर है नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व अगर मैं कर लूं आगे क्या बन जाएगा बेटा, आगे हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3, ये भी 10 के बराबर होता है, तो ये भी 10 के बराबर हो गया। सिंपल नेगेटिव 2 का क्यूब, चूंकि क्यूब कैसी पावर है, ऑड पावर है, नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा, तो 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 2 की पावर क्यूब इज 8। सिंपल तरीके से 8 आ गया और नीचे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 कॉम्बिनेशन 4 विल बी अगेन सिंपल तरीके से 5 के बराबर होगा। और 2 की पावर 4 क्या होता है, प्लस का 16 आ जाएगा, और नीचे एक्स की पावर 4 का 4 आ गया। आगे 5 कॉम्बिनेशन 5 क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, सिंपल तरीके से 1 आ गया। और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 के बराबर होता है, और नीचे एक्स की पावर 5 आ गया। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन की एक्सपेंशन के ऊपर ये सीरीज फॉर्म हो रही होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो ये टाइम टेकिंग जरूर है मगर बहुत ईजी है। बिलीव मी, ये टाइम टेकिंग आपको लग रहा होगा मगर ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। तो फाइनल जो आपकी सीरीज आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि भाई 1 नेगेटिव का 10 डिवाइडेड बाय एक्स, प्लस का 10 4 जार 40 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस का नेगेटिव का 10 8 जार 80 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, प्लस का 5 16 जार, हमें मालूम है भैया 5 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 5 6 जार 30 का 30, और बाकी कैरी चला गया। जाहिर सी बात है, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 80 के बराबर। बिल्कुल सही है बेटा। ऊपर हो जाएगा नेगेटिव का 80, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 10 4 जार 40 हो गया, फिर नेगेटिव का 80, फिर ये प्लस के अंदर आएगा ना, प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का 80 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 32 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। तो ये मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, क्या प्रॉब्लम की बात है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इट विल बी अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। तो आपने टाइम टेकिंग क्वेश्चन को हमेशा आखिर में करना है, कोशिश करनी है पहले तमाम सेक्शन में से जो आसान क्वेश्चन है, जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उनको आप जल्दी सॉल्व कर लो। पास्कल ट्रायंगल अगर आपको बनाना आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। पास्कल ट्रायंगल मैंने सिखाया हुआ है। पास्कल ट्रायंगल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यार, कुछ भी नहीं होता भाई पास्कल ट्रायंगल के अंदर। मैं दोबारा ही बता सकता हूँ। सबसे पहले 1 लिखते हो, फिर यहाँ पे भी 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दोगे बेटा, क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करके इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1। फिर अब क्या करना है, अगेन एंड के अंदर इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 के बराबर, इधर भी 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 के बराबर। फिर फर्दर यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा,
3 और 1 क्या हो गया 4, 3 और 3 क्या हो गया 6, 3 और 1 क्या हो गया 4। याद रखिएगा पास्कल ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, पावर 0 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 के लिए, ये पावर 3 के लिए, पावर 4 के लिए, आगे पावर 5 के लिए होगा। तो पास्कल ट्रायंगल बहुत ही आसान है, जब रफ शीट आपको मिले, पेपर आपका स्टार्ट हो, तो पास्कल ट्रायंगल को, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन को स्टार्टिंग में बना लिया करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट आ रहा है, पहले नहीं अभी हमने करा हुआ, कह रहा है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू को 2 डिवाइडेड बाय 3 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बताइए टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है किसके बराबर 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। आपसे एग्जामिनर कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, एग्जामिनर आपसे मांग रहा है बताइए टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है कैसे, कि मुझे मालूम है साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, तो यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2 के बराबर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, तो बेस की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। बेस किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर। तो बेटा देखो एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पी का स्क्वायर 4 के बराबर हो गया, तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर। 9 में से 4 निकालो बेटा, 9 में से अगर 4 जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 5 के बराबर। तो अगर मैं यहां से सबसे पहले क्या निकालूं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स दे पेंटेड ब्लैक। तो देखो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 के बराबर और बेस की वैल्यू क्या आ गई रूट 5 के बराबर, तो ये मेरे पास क्या आ गई टेंजेंट थीटा की वैल्यू। अब अगर मुझे टेंजेंट 2 थीटा निकालना है तो टेंजेंट 2 थीटा का मतलब क्या है, देखो अच्छा एक और चीज क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि भाई साइन थीटा किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमें नेगेटिव पॉजिटिव की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपने जो सिंपल टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली उसको यहाँ पे प्लॉट करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 के बराबर है, तो ऊपर ये आ गया, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अगेन टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 के बराबर और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 के बराबर। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, नीचे क्या हो जाएगा 5 1 जार 5 माइनस का 4 1 डिवाइडेड बाय 5। मैंने क्या काम किया दोबारा बता देता हूँ बेटा, मैंने सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई, टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई, टर्म अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई, 5 में 4 गया 1 बच जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप इसे कर दो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय रूट 5। मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मैथ्स के अंदर कभी भी डिवीजन में रूट 5 रूट वाली टर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो मैं क्या करूंगा ऊपर भी रूट 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे भी रूट 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, रैशनलाइज करवा दिया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे देखो ऊपर बन गया 4 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 5 और नीचे रूट 5, जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा सिंपल 5 आ गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा 4 इंटू रूट 5 के बराबर। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इट इज अ मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चंस बेतहाशा आते हैं। देखो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर एफ एक्स बराबर है किसके जी एक्स प्लस 5 एक्स के, तो इधर देख लीजिए, अगर एफ एक्स बराबर है किसके जी एक्स प्लस के 5 एक्स के, तो आगे एग्जामिनर कह रहा है अगर g इंटू वन इज 3 देन f इंटू वन इज डैश। यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई g की जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो उस वक्त उसकी वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो बताइए अगर मैं f की जगह के ऊपर 1 रखता हूं तो फिर ये किसके बराबर आ रहा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पे करता हूं, अगर मुझे f1 की वैल्यू निकालनी है तो अगर g इंटू वन की वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है, प्लस का 5 का 5 एज इट इज, x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, देखो एफ एक्स और जी एक्स के अंदर अगर आपको x की वैल्यू क्या गिवन है 1 के बराबर, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि f इंटू वन की वैल्यू क्या आई होगी 7 के बराबर। तरीके से हमारे पास f इंटू वन के ऊपर आंसर क्या आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर यही चीज दोबारा आ रही है, अगेन ये बाकी फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस एक्स मैं आपको बता चुका हूं क्या होगा 1 के बराबर होगा। अच्छा कॉट बी एक्स का पीरियड क्या होगा, बेटा देखो पीरियड कैसे निकाला जाता है, पीरियड निकालने का तरीकेकार बहुत ही आसान होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियड कैसे निकाला जाता है, कि जो भी पर्टिकुलर टर्म हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कॉट बी एक्स का पीरियड क्या होगा, तो पीरियड कैसे निकालेंगे, कि देखो स्टैंडर्ड पीरियड जो होता है ना, स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, मेरे एंगल से भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बी, तो डिवीजन में चला जाएगा। तो भाई इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में हमारे पास सिंपल तरीके से आ जाएगा कॉट बी एक्स का पीरियड अगर एग्जामिनर मांग रहे हैं तो किसके बराबर होगा, बराबर होगा
पाई डिवाइडेड बाई बी के। किसके बराबर होगा? पाई डिवाइडेड बाई बी के। करेक्ट आंसर क्या है? पाई डिवाइडेड बाई बी। इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, इस बच्चे का ये नंबर फालतू में उड़ गया है, तो इस बच्चे को मेरा पैगाम दे दीजिएगा, बेटा पाई डिवाइडेड बाई बी हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हम कर चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन निकालनी थी, कोई मसले की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन को हम डिस्कस ऑलरेडी ऊपर कर लिया था, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी सारे फिजिक्स वगैरह के आ रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास नीचे आ रहा होगा एज लेंथ वाला, तो कोई मसले की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को वहां पर नीचे देख रहे होंगे। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ओके कोई मसले की बात नहीं, इसको देख लेते हैं भाई। इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसको भी देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, नीचे देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाले इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो आपको एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ होगा, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक बेस की वैल्यू गिवन होगी, लेट्स सपोज 2 के बराबर, और हाइट आपको गिवन होगी 5 के बराबर। फॉर एग्जांपल आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना, तो हमें मालूम है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। सिंपल तरीके देखो, बेस की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, हाइट की वैल्यू 5 के बराबर है, इंटू हाफ का हाफ, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे मूव कर सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस, ये सब कर लिया, ये भी कर लिया। ओके, देखो कुछ चीजें रिपीट हो रही है, तो हम इन क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। लाफिंग गैस क्या होती है भाई, ये तो उसकी केमिस्ट्री का है, N2 वो कहलाती है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं हम लोगों ने, देख ली हैं, इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आइडेंटिफाई द फंक्शन, रैशनल फंक्शन होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल, ऑड, इवन एंड नन ऑफ दीज, आइडेंटिफाई द फंक्शन, द फंक्शन नीदर ऑड नॉर रैशनल फंक्शन। अच्छा, अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही पार्ट आ रहा है कि भाई ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो है ना, आपको ये पूछा हुआ था कि बेसिकली ये क्वेश्चन जो मैंने भी आपको सॉल्व करवाया था ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि बताइए फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल है, ऑड है, इवन है, या फिर आपके पास रैशनल फंक्शन है। तो ऑब्वियसली रैशनल फंक्शन था, सही है ना। और अगेन अगर ये कोई और क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की टाइप में लिखी हुई किस क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर मांग रहा है। अच्छा भाई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये नस्के नेटवर्क में बहुत ज्यादा अपेयर हुआ है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन बताइए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपके पास ये वाली फिगर पेपर में आएगी। एग्जामिनर कह रहे हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप इस फिगर को ब्रेक डाउन कर दो। देखो लेट सपोज अगर मैं इस फिगर को ब्रेक डाउन कर दूं, तो मेरे पास इस तरीके से 3 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो गए। मैंने क्या करा, सिंपल तरीके से शेप को ब्रेक डाउन कर दिया। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इस कंप्लीट फिगर का जो लेंथ आ रही है, वो आ रही है 5 के बराबर, मगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाली जो लेंथ है सिर्फ 2 के बराबर है, तो अगर 5 में से मैं 2 निकाल दूं, इसका मतलब क्या होगा, इतनी साइड की जो लेंथ होगी वो 3 के बराबर होगी। सिमिलरली इसका मतलब क्या, इधर भी 3 के बराबर है। अच्छा भाई देखो, अगर ये 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी 2 के बराबर है। तो अगर ये टोटल 5 था, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक भी 3 के बराबर होगा। तो मुझे एक बात तो यहां पे कंफर्म हो रही है, एक बात तो ये कंफर्म हो रही है कि भाई ये वाली जो शेप आ रही है मेरे पास, यहाँ पे इसकी जो लेंथ और ब्रेथ आ रही है वो सिमिलर आ रही है, यानी कि यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी ऑब्वियसली 3 ही है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या है, 3 है, क्योंकि देखो टोटल अगर 5 थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो जाहिर सी बात है 5 में से 2 निकाल दो, तो इसका मतलब इतनी साइड की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर। अब आप सिंपल तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, अगर आपको कंप्लीट इस कंप्लीट फिगर की आपको लेंथ निकालनी है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल तरीके से मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाली फिगर नंबर 1 कह देता हूँ इसको। इस फिगर नंबर 1 के अंदर देखो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ मेरे पास आ रही है 3 के बराबर, और इसकी ब्रेथ क्या आ रही है, ब्रेथ आ रही है 2 के बराबर, तो सिंपल तरीके 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब दूसरी फिगर ये वाली है, इसके अंदर देखो इसकी लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के बराबर। और जो लास्ट वाली फिगर आ रही है, इसको और से देखो भाई, इस फिगर के अंदर इसकी लेंथ हमारे पास 2 है और ब्रेथ कितनी है, 3 के बराबर, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस 3 2 6 हो गया, तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 आपके पास सिंपल तरीके से बन जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से देखो हमने तमाम की तमाम जो फिगर थी उसका पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया। कभी भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हमेशा उसको हम ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हैं, ब्रेक डाउन करके इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमेशा याद रखो भाई, कभी भी आपके पास इस तरह की फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर अक्सर आती है नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, इस तरीके से सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये वाला वो क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने आपसे ऊपर कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऊपर सॉल्व नहीं करवाया था, मैंने आपसे कहा था मैंने तरीके से लिखा हुआ है, वहां पे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x plus cos x इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ऑफ 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब जरा बात समझो पहले, एग्जामिनर ने आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दी है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, sin x
प्लस का cos x 0 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि तुमने इस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक की इक्वेशन को सॉल्व करना है इस इंटरवल के ऊपर, कि 0 और 360 डिग्री के इंटरवल पे सॉल्व करना है। कोई मसले की बात नहीं है। देखो, अगर मुझे इस ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा? प्लस के cos x को वहां भेज दूंगा, वहां जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव का cos x बन जाएगा। तो क्या बन गया? sin x इज इक्वल टू नेगेटिव का cos x। ये देखो, नेगेटिव का cos x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? कुछ भी नहीं होगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया? ये बन गया sin x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 1। अब sin x बाय cos x क्या होता है बेटा? टेंजन x के बराबर होता है, यानी कि टेंजन x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? नेगेटिव के 1 के बराबर आ गई। सही है ना? अब देखो, हमें काम क्या करना है? हमें बेसिकली एंगल निकालना है इस इंटरवल के ऊपर। हमें एंगल निकालना है किस इंटरवल के ऊपर? 0 डिग्री के ऊपर और 360 डिग्री के ऊपर। अब कैसे निकालें? क्या तरीकेकार होगा? क्या पैटर्न होगा? अब देखो, एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे देखो टेंजन एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 1 के बराबर। एग्जामिनर मगर मुझसे क्या कह रहा है? इंटरवल ऑफ 0 से लेकर 360। यानी कि अब हमें ये देखना है कि टेंजन एक्स, यानी कि टेंजन में कोई भी मैं एंगल डालूं तो नेगेटिव 1 की वैल्यू मुझे किस इंटरवल पे मिलती है, यानी कि किस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मुझे नेगेटिव 1 मिलता है। 0 से लेकर 360 डिग्री के दरमियान, 0 से लेकर 360 डिग्री के दरमियान टेंजन एक्स नेगेटिव 1 कब देता है मुझे? 0 से लेकर 360 के दरमियान। तो मेरा बेटा देखो, एक तो बहुत ही कॉमन है, हर बच्चे को याद होगा कि भाई एक तो हमें मिलता है 135 डिग्री के ऊपर। कैसे? अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, अगर आप सिंपल तरीके से टेंजन को दूसरी तरफ भेजोगे तो वहां जाके क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स नेगेटिव 1। तो बेटा नेगेटिव 1 टेंजन इनवर्स पे कब मिलता है? 135 डिग्री पे मिलता है। यानी कि 0 से लेकर 360 के दरमियान एक तो एंगल होता है 135 डिग्री, जिसके ऊपर हमें पर्टिकुलरली जो टेंजन होता है वो अपनी क्या देता है? नेगेटिव वैल्यू देता है। और दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, पीरियड। अब पीरियड को ध्यान में ले आओ। आपको ये बात मालूम होगी कि टेंजन का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो क्या होता है? पाई के बराबर। यानी कि आफ्टर 180 डिग्री टेंजन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो मैं अगर सिंपल तरीके से 135 के अंदर 180 का इजाफा करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 315 के। यानी कि 315 के ऊपर मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, यानी कि अगर 315 का एंगल रखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव का 1। दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा क्लियर कर देता हूं। देखो, हमने जब इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? टेंजन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 1। यानी कि हमें एक्स की एंगल की वो वैल्यूज फाइंड करनी है टेंजन के रिस्पेक्ट से इसके ऊपर मुझे आंसर नेगेटिव 1 मिले। तो अब आपको देखना है कि 0 से लेके 360 डिग्री के दरमियान टेंजन ऐसे वो कौन से एंगल है जिसपे नेगेटिव 1 की वैल्यू फेंकता है। एक तो बहुत ही कॉमन होता है, हम सबको मालूम है, 135 डिग्री। अगर ये भी आपको नहीं मालूम तो मैं उसको आपको ऐसे समझा देता हूं कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो कि टेंजन को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टेंजन इनवर्स नेगेटिव 1। तो बेटा देखो, टेंजन इनवर्स नेगेटिव 1 की वैल्यू तकरीबन तमाम बच्चों को याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि देखो, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ रहे होते हैं तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो लाइन बाइसेक्ट करती है उस वक्त भी जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है 135 डिग्री का होता है। और मैं वहां पे भी बताता हूं कि टेंजन इनवर्स नेगेटिव 1 किसके बराबर होता है? 135 डिग्री के। यानी कि आपको पहला एंगल मिल गया जिसके ऊपर आपका जो आंसर होगा इसके नेगेटिव 1 होगा, यानी कि टेंजन 135 क्या देता है? आंसर नेगेटिव 1 देता है। अब आपको अपना कोई और एंगल निकालना है क्या? 360 के दरमियान, 0 से लेकर 360 के दरमियान टेंजन किसी और एंगल में भी नेगेटिव 1 देता है। तो उसको निकालने की शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि देखो, टेंजन का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई के बराबर होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है? आप सर्टेन वैल्यू जिसके बाद जो है ना आपका फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर दे। तो अब देखो, पाई का मतलब क्या? 180, यानी कि आफ्टर 180 डिग्री टेंजन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो मैं सिंपल तरीके से अगर 135 के अंदर 180 का इजाफा करता हूं तो ये आ जाएगा 315 के बराबर। यानी कि 315 वो एंगल होगा जहां पे मुझे नेगेटिव 1 दोबारा मिल रहा होगा 360 के अंदर ही अंदर। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हमारे आंसर क्या आ जाएगा? एक आ गया 135 डिग्री, एक आ गया 315। सही ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास ओरिजिनली क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे कह रहा था कि परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है। अगेन बहुत दफा पेपर के अंदर आया, देखो यहाँ भी पेपर में करवाया हुआ है। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स आ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास क्या यहाँ पे आ रहे हैं? दो वेक्टर्स आ रहे हैं। एक वेक्टर आ रहा है 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, और दूसरा वेक्टर आ रहा है ai प्लस का 9j प्लस का 5k। एग्जामिनर कहता है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो बताइए वैल्यू ऑफ ए किसके बराबर होगी। अब देखो कैसे आपने सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे? हम सिंपल तरीके से, हमें मालूम है कि दुनिया में अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो इसका मतलब क्या होता है? उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा 0 के। तो आपके पास देखो, पहला वेक्टर है 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, यानी कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा सेकंड वेक्टर के साथ, वो किसके बराबर है? ai प्लस का 9j, आगे क्या हो जाएगा बेटा? आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से प्लस के 5k के बराबर, इक्वल टू के बाद 0 का 0। अब देखो सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवाओ तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा? 2a आ जाएगा। फिर 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 3 9 होता है
27 के बराबर। नेगेटिव का 4 जब प्लस के 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। 27 में से अगर आप 20 को माइनस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 27 में से 20 जाएंगे, प्लस का 7 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 0। आपको चूंकि ए की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 7 वहां जाएगा, नेगेटिव का 7 2 मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये देखो टेट्राहेड्रॉन वाला आ रहा था जो मैंने आपसे कहा था, आगे चल के मैं करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉपर्ली आपको वेक्टर्स भी गिवन है, आपको टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग द एजेस दीज, यानी कि आपको तीन वेक्टर्स गिवन है अपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की एजेस के तौर पे, और आगे उसने आपको टेट्राहेड्रॉन की वैल्यू बता दी वॉल्यूम की। एग्जामिनर कहता है बताओ अननोन किसके बराबर होगा। अब आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करवा लेना है सिंपल तरीके से। देखो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की वैल्यू गिवन है बेटा किसके बराबर, 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। 1 डिवाइडेड बाय 6 का 1 डिवाइडेड बाय 6। आपको वेक्टर ए क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है आई प्लस का 2j माइनस का के, यानी कि आपके पास आई का मतलब क्या, आई का कोफिशिएंट क्या होगा 1, 2j का कोफिशिएंट क्या होगा 2, और माइनस के का कोफिशिएंट क्या होगा -1। फिर सेकंड वेक्टर गिवन है 1 1 1, थर्ड वेक्टर गिवन है 1 -1 और लैम्डा, लैम्डा के गिवन है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका क्या ले लेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट ले लेंगे हम लोग। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6 2 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू के बाद यहाँ पे सॉल्व कर लो। बेटा डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं उन्हें इतना ऐसा नहीं आ रहा होता, बट मैंने मैट्रिसेस के अंदर बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है और बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कैसे लेंगे बेटा, फर्स्ट रॉ की फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया, बाकी की रॉ के तमाम एलिमेंट्स और कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया, बाकी के चार नंबर लिख दो। क्या क्या आ गया, 1 1 -1 लैम्डा। नेक्स्ट नंबर हमेशा नेगेटिव के साइन के साथ आता है, तो नेगेटिव का 2 आ गया। ये 2 जिस कॉलम में आ रहा है, रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर, तो क्या क्या आ जाएगा 1 1 1 लैम्डा। अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी प्लस के साइन के साथ, मगर यहाँ पे नेगेटिव का 1 है तो नेगेटिव का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 1 1 और नेगेटिव का 1। सिंप्लीफाई करवा देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 का 12 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लो बेटा तो क्या बन जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा लैम्डा का लैम्डा माइनस का साइन फॉर्मूले का -1 इंटू 1 प्लस का 1 ऑब्वियसली हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव का 2 एज इट इज, देखो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा और माइनस का साइन एज इट इज फॉर्मूले का 1 इंटू 1 1 का 1 आ गया। फिर माइनस का 1 एज इट इज नेगेटिव का 1 इंटू 1 नेगेटिव का 1 1 इंटू 1 नेगेटिव का साइन एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 12/3 एज इट इज, लैम्डा प्लस का 1 आगे हो जाएगा, ये नेगेटिव 2 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 2 लैम्डा नेगेटिव प्लस का 2, और ये -1 क्या बन गया, नेगेटिव का 2 नेगेटिव 2 जो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली प्लस का 2 बन जाएगा बेटा। इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो क्या बन जाएगा 12/3 एज इट इज का एज इट इज। लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा तो नेगेटिव का लैम्डा बचा, प्लस का 1, देखो अब क्या हो रहा है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 और प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो इसको, ऐसी 3 4 12 होता है ना, तो 4 का 4 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का लैम्डा प्लस का 5, प्लस का 5 वहां पे जाएगा, नेगेटिव का 5 बन जाएगा। जाहिर सी बात है, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास हो जाएगा, 4 में से एक गया तो नेगेटिव का 1 आएगा ना, 4 प्लस का 4 यहाँ पे था, प्लस का 5 जब यहाँ पे गया तो नेगेटिव का 5 हो गया, तो 4 माइनस का 5 क्या हो गया, नेगेटिव का 1 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का लैम्डा, तो लैम्डा से नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। देखो सिंपल तरीके से एक एक चीज खुद से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा, आप तमाम क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो। ये आज तक के जितने भी नस्ट के पेपर्स हुए सबके यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, सही है ना। तो आज तक जितने पाकिस्तान में नस्ट के पेपर्स हुए हैं, फास्ट के पेपर्स हुए, आईबी के, सब मैंने डाले हुए हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सिंपल, इसमें कोई मसले की बात नहीं थी। इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करवा दिया था। यहाँ पे एग्जामिनर ने इन साहब ने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन लिख के दिया है, तो आप इस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर डिफरेंट आएगा, तो उसका मॉडल ले लीजिएगा खुद से, कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशन वाला, इसको भी हम कर चुके हैं, इनफाइनाइट आंसर होगा क्योंकि दोनों इक्वेशन सिमिलर बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीरियड आपसे मांगा हुआ है, तो कॉट बी एक्स का पीरियड क्या होगा बेटा, कॉट बी एक्स का पीरियड क्या होगा, सिंपल पाई डिवाइडेड बाई बी। मैंने पीरियड वाली तमाम बातें ट्रिगोनोमेट्री में बताई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बेनिफिशियरी, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुफ्ते का नंबर है भाई, मतलब इंग्लिश की, मतलब चौथी जमात का कॉन्सेप्ट है ये, नस की इंग्लिश में आया हुआ है, सही है ना भाई। तो आयोनिक रेडियस एंड, अच्छा ये देखो ये वाली इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने अगेन आपको पढ़ा दिया कि
देखो आपको इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। देखो क्या चीज गिवन है, हमेशा याद रखो, हमेशा इनको देखा करो। सबसे पहले 2x² गिवन है, 2y² गिवन है, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के कोफिशिएंट भी सिमिलर है। इसका मतलब किसकी इक्वेशन आ रही है, सर्कल की इक्वेशन आ रही है। मैंने आपको ना सिर्फ आज की क्लास बस यहीं पे एंड हो रही है, तो मैंने आज की क्लास के अंदर ना सिर्फ आपको नस के जितने अभी ये नेट वन के अंदर पेपर्स हुए वो सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं, बल्कि साथ साथ आपको डिफरेंट बहुत सारे एमसीक्यूज अपने पास से भी करवाता गया हूं। बेटा जितनी बातें मैंने करी हैं ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अक्सर पास्ट पेपर्स को जब देख रहा हूं तो मैंने वो सारी बातें आपसे करता गया हूं। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट बेटा, मेरी जो नस की प्लेलिस्ट है उससे आप आराम से बैठ के नस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इस लेक्चर का लिंक आपने अपने दोस्तों के साथ, जितने आपके नस के ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप है, सब पे शेयर करना है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप चाहते हैं नस की तैयारी करना, नस के नेट 2 नेट 3 नेट 4 की, तो आप बिल्कुल मेरे पर्टिकुलरली ऑनलाइन बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। उसकी फीस पूरे साल की 6,500 रुपए होती है, उसमें लाइव क्लासेस होती हैं, तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, इसलिए उसकी फीस 6,500 रुपए। अदरवाइज अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो बेटा मैंने तमाम चीजें अपनी ई कैट एम डी कैट की प्लेलिस्ट के अंदर, जो मेरी नस की प्लेलिस्ट है उसमें सारी डाली हुई हैं। आप चाहे लम्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आईबीए की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फास्ट की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से बैठ के उसे तैयारी कर सकते हो। और इस कंप्लीट पीडीएफ का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है, उनसे शॉर्टकट लाजमी आपने पूछने कि उन्हें आते हैं कि नहीं आते हैं। और लाजमी तौर पे नस्ट के अंदर जब आप बच्चों से मिले उनसे भी आपने पूछना है। यहीं पे इस क्लास का इख्तिताम करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आज खुदाफिज कहते हैं आपको, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जय साइनिंग ऑफ।